आपने पार्ट 1 में 1815 में आपने जो सुधार किए गए, 1815 में जो वियना कन्वेंशन हुआ था वो आपने देख लिया था कि वियना कन्वेंशन यानी वियना संधि के बाद किस तरह से जो राज्य हैं यानी जो जो राज्य थे अपने अपने, उन्होंने फिर से यही कोशिश की कि हमारे यहाँ पर फिर से राजतंत्र स्थापित हो। यहाँ पर यानी कि जो पुराना वाला मॉडल है राजतंत्र का वो ना लागू करके राजतंत्र में थोड़ा बहुत सुधार करके, जैसे कि नेपोलियन ने नीति अपनाई थी। नेपोलियन ने यही नीति अपनाई थी कि उसने जो पुराना मॉडल था, पुराना मॉडल ना अपनाकर राज्य व्यवस्था का नया मॉडल पेश किया था। तो इनका भी यही मानना था कि आधुनिकवाद अगर हम लेकर आएंगे अपने राजतंत्र में, अगर आधुनिकवाद भी लेकर आएंगे तो उससे क्या होगा, जनता हमारी हितैषी बनी रहेगी, जनता हमारी समर्थक बनी रहेगी और कहीं भी या फिर कभी भी क्रांति की बात नहीं होगी। तो ऐसे करके इन्होंने जो यहाँ पर वियना कन्वेंशन हो गया है। आपने देखा भी था कि वियना कन्वेंशन जो हुआ था उसकी मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर थे ड्यूक मेटरनिक, इनकी अध्यक्षता में की गई। और इसके बाद फिर यही हुआ कि हर देश में क्या हुआ, उन्होंने वही राजतंत्र स्थापित करवाने के लिए प्रयास किए। साथ ही साथ आपने ये भी देखा था कि भाई फ्रांस को थोड़ा, फ्रांस से ज़्यादा डर था, यानी जितने यूरोप के देश हैं उन सभी के लिए सबसे ज़्यादा डर किससे था, फ्रांस से था। इन सबका यही मानना था कि भाई फ्रांस में अगर मान लीजिए कोई भी प्रक्रिया होती है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। यानी ड्यूक मेटरनिक का कथन आपने सुना होगा कि फ्रांस अगर छींक भी देता है तो यूरोप को जुकाम हो जाता है। यानी कोई भी, यानी कि ऐसे आप मान सकते हैं कि जो क्रांतिकारी गतिविधियों का गढ़ या केंद्र के रूप में इसे देखा जाने लगा था। यानी फ्रांस को एक क्रांतिकारी गतिविधियों के केंद्र के रूप में देखा जाने लगा था। सभी की निगाह फ्रांस पर थी। उनको यही लगता था कि फ्रांस से निकलने वाले क्रांतिकारी जो भी हैं उदारवादी, वो समूचे यूरोप में कहीं भी क्रांति ला सकते हैं या कहीं भी क्रांति की आग भड़का सकते हैं। इसलिए इन्होंने जो है इसके पहले से बॉर्डर सील कर दिए, यानी इनके बॉर्डर्स पे, फ्रांस के बॉर्डर्स पे तमाम राज्य स्थापित करवा दिए ताकि फ्रांस जो है अपना विस्तार न कर पाए। और ऐसे करके यहाँ पे आपने देखा बूर्बो राजवंश का जो शासक था 17वां, उसे यहाँ पर जो सत्ता में आसीन कर दिया था। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे आगे क्या होता है। तो आपने आगे के संदर्भ में हम बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपने अगली हेडिंग अब आपकी पड़ेगी क्रांतियों का योग 1830 से लेकर 1848 तक। यानी अब तक आपने 1815 से लेकर 1830 का जो समय रहा है वो तो आपने देख लिया है, लेकिन यहाँ पर अब आप देखेंगे कि भाई 1830 से लेकर 1848 तक क्या होता है। आपने ये भी देखा था पिछले वीडियो में कि भाई जो क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारी चूंकि सब जगह राजतंत्र स्थापित हो रहा था, तो राजतंत्र स्थापित होने की वजह से क्रांतिकारी सरेंडर कर दिए। सरेंडर से मतलब ये है कि अपने गुप्त संगठन बना लिए थे क्रांतिकारियों ने। तो उनमें से कुछ क्रांतिकारियों के नाम आपने पढ़े भी थे, जैसे जूसेपी मोसिनी करके था, मेसिनी करके था, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ और भी गुप्त संगठन बने हुए थे उसने, जैसे मेसनी जो था उसने आपने पढ़ा होगा यंग इटली, यंग यूरोप संगठन बनाया था। तो ऐसे बहुत सारे गुप्त संगठन जो है जगह जगह पे सक्रिय हो गए थे। तो ऐसे गुप्त संगठन जो थे वो इसी फिराक में थे, कैसे भी हमें मौका मिले और हम एक बड़ी क्रांति फिर से करें, यानी राजसत्ता को फिर से उखाड़ के फेंकें। तो ऐसे करके यहाँ पर धीरे धीरे करके राष्ट्रवाद की जो लॉ है या राष्ट्रवाद की जो लॉ है वो शांत नहीं हुई है, या फिर लॉ जो है बंद नहीं हुई है। यानी राष्ट्रवाद की जो ज्वाला लोगों के अंदर दिल में दहक रही थी कि भाई हमें पुनः अपना देश फिर से वापस लेना है और यहाँ देश में फिर से गणतंत्र स्थापित करवाना है, वो वास्तव में वो ज्वाला जो थी लोगों के अंदर जल रही थी और धीरे धीरे करके उसने फिर से विस्फोट का रूप लिया है। तो विस्फोट का रूप हम देखेंगे कब लिया है, तो अब हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपने देखा था कि प्रथम विद्रोह फ्रांस में जो है यहाँ पर स्टार्ट जो हुआ है वो 1830 में हुआ है। यानी 1815 में बूर्बो राजवंश का जो राजा है उसे बिठा दिया था वियना क्रांति के बाद, वियना कन्वेंशन के बाद या संधि के बाद। लेकिन यहाँ पर फिर से क्रांति हुई है। यहाँ पर विद्रोहियों ने यहाँ यही किया है कि बूर्बो राजा, जिन्हें यहाँ पर 1815 के बाद रूढ़िवादी प्रक्रिया के दौरान सत्ता में बहाल किया गया था, इन्हें अब क्या किया है क्रांतिकारियों ने फिर से उखाड़ के फेंक दिया है, यानी फिर से बाहर निकाल दिया है। अब यहाँ पर क्या होता है, अब यहाँ पे फिर से वही होता है जो व्यवस्था आपने देखा हो 1789 के बाद जो व्यवस्था अपनाई गई थी फ्रांस में, वही व्यवस्था एक बार से फिर होती है यहाँ पर। यानी उनकी जगह पे संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया और इसका अध्यक्ष यहाँ पर बनाया गया था लुई फिलिप को। अब यहाँ पर अध्यक्ष बने हैं कौन, लुई फिलिप बने हैं, ये आपने यहाँ पर नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैटरनिक ने फिर से भाई कमेंट किया, जो मैंने कमेंट अभी बोला था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, जैसे आपने देखा होगा। देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा अपना माइंड जो है दोनों ओर लगाइए, यानी यहाँ पे कंपेयर करके चलना है हमें। आप ऐसे देख लीजिए कि भाई ये जो घटनाक्रम बिल्कुल घटित हुआ है, सेम डिट्टो घटनाक्रम, यानी बिल्कुल सेम हूबहू यही घटनाक्रम भारत में भी घटित हुआ है। यानी भारत में भी आपने देखा था कि भारत में जो उत्तर भारतीय राज्य 1857 की क्रांति के समय जो है यहाँ पर जो क्रांतिवाद का केंद्र बने थे, अंग्रेजों ने उन्हें दबाने की पूरी कोशिश कर दी थी।
थी। यानी अंग्रेजों का मानना यही था कि भाई ये क्रांति जो केंद्र बन चुके हैं, ऑब्वियस सी बात है लोगों के मन में क्रांति की लहर जाग गई है, तो उसे बिल्कुल दबा के रख देना है। तो इसलिए उन्होंने जो प्रशासनिक नियंत्रण था और जो है स्ट्रांग बना दिया था। तो वही यहाँ पर भी यूरोप में हाल है। यूरोप में सभी देशों की नज़र फ्रांस की तरफ थी। उनका मानना यही था कि भाई यहीं से केंद्र बना हुआ है, यहीं से क्रांतिकारी विचार निकल रहे हैं, तो फ्रांस को सबसे पहले हमें यहाँ पर जो है कंट्रोल में रखना है। इसलिए उन्होंने राज्य यानी फ्रांस के चारों ओर राज्य स्थापित भी किए थे, लेकिन हुआ नहीं। यहाँ पे फिर से क्रांति होती है 1830 में आकर, और अब यहाँ पर लुई फिलिप की अध्यक्षता में यहाँ पर एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया जाता है। अब आगे बढ़ते बढ़ते क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर जैसे आगे बढ़ते हैं तो जुलाई क्रांति यहाँ पर जैसे ही हुई है, तो जुलाई क्रांति जब फ्रांस में हुई है, फिर ब्रसेल्स में भी विद्रोह भड़क गया है, जिसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से ये अलग हो गया। यानी कि फिर क्या होता है कि यहाँ पे एक ब्रसेल्स शहर है, ब्रसेल्स शहर में भी यहाँ पर ये एक विद्रोह भड़क गया है। तो ये ब्रसेल्स जो है वो आपका जो है नीदरलैंड यानी नीदरलैंड जो स्थापित किया गया था राज्य, उससे ये अलग हो गया है। यानी यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग हो गया है ब्रसेल्स वाला रीजन, यानी फ्रांस की देखा दूनी। तो यहाँ पर आप इसमें सब पॉइंट नोट कर लेना, पहले का सेकेंड सब पॉइंट ये। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर आगे बढ़ने पर हम देखेंगे यहाँ पर कुछ बताया गया है। यहाँ पे कहा गया है कि यूरोप के यहाँ बताया गया है कि भाई 15वीं सदी से जो यूनान है ये ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। अब देखिए यहाँ पर ऑटोमन साम्राज्य का जिक्र किया गया है, तो ऑटोमन साम्राज्य के बारे में थोड़ा सा हम देख लेंगे कि क्या ऑटोमन साम्राज्य है क्या और ये क्या है। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे इमेज में चलते हैं, तब समझते हैं ऑटोमन साम्राज्य वास्तव में है क्या। देखिए ये जो रीजन है आपका, यहाँ से लेकर ये आप देख पा रहे हैं सर्बिया वगैरह, ये पूरा रीजन, और नीचे ये वाला रीजन, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ऑटोमन साम्राज्य है। ठीक है, ये पूरा ऑटोमन साम्राज्य हुआ करता था कभी। अब ये ऑटोमन साम्राज्य है क्या। देखिए वास्तव में ऑटोमन साम्राज्य को उस्मानी सल्तनत के बारे में के नाम से हम जानते हैं, उस्मानी सल्तनत के नाम से हम जानते हैं। ये बात आपने सतीश चंद्रा की जो है किताब जो पढ़ी थी, ठीक है, सतीश चंद्रा की जो किताब मध्यकालीन भारत का इतिहास, तो वहां पर आपने ऑटोमन साम्राज्य या उस्मानिया सल्तनत का जिक्र किया भी था। अब देखिए उस्मानिया सल्तनत जो थी ये दो भागों में विभक्त थी। एक तो रीजन इसका जो था तुर्की, यानी जो वर्तमान तुर्की देख रहे हैं, वास्तव में वही ऑटोमन साम्राज्य वहां पे कभी रहा था। और ये पूरा जो साम्राज्य था एक समृद्ध मुस्लिम साम्राज्य था, एक समृद्ध मुस्लिम साम्राज्य था जिसने यूरोप के कुछ भाग पर भी कब्जा कर रखा था। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये यूरोप के भाग पर इसने कब्जा कर रखा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, क्रांतिकारियों का दौर स्टार्ट हुआ, ऑब्वियस सी बात है ये जो सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया, यूनान के लोग, ठीक है, ये भी अपनी अपनी स्वतंत्रता की बात करने लगे। ये किससे, ऑटोमन साम्राज्य से स्वतंत्रता की बात करने लगे, यानी उस्मानिया साम्राज्य से स्वतंत्रता की बात करने लगे। तो यहाँ पर जो ऑटोमन साम्राज्य है, ऑटोमन साम्राज्य का ये वाला हिस्सा, यानी कि हम यहाँ पर ये ईस्ट वाला हिस्सा बोलेंगे, यानी कि ये एशिया में जो पड़ता है। अगर आप थोड़ा सा अगर मैप अगर आपने अध्ययन किया है ज्योग्राफी का, तो आपको पता होगा कि तुर्की जो है एक साइड वाला हिस्सा जो है यहाँ से बॉस्फोरस जल संधि है, यहाँ पर एक जल संधि है जिसका नाम है बॉस्फोरस जल संधि। तो बॉस्फोरस जल संधि के साइड वाला हिस्सा कहाँ पे पड़ता है, ये आपका एशिया में आता है। तो इस रीजन को यहाँ पर आप देखेंगे, इसे अनातोलिया, यानी इस रीजन को यहाँ पे कहते हैं अनातोलिया या फिर एशिया माइनर। आपने नाम बहुत सुना होगा ये वाला एशिया माइनर। माइनर होता क्या है, तो एशिया माइनर यही है, अनातोलिया या फिर इसे हम एशिया माइनर कहते हैं। तो वो रीजन आपका यही वाला है, वर्तमान टर्की वाला, जो टर्की का ये वाला आपका जो एशिया वाला पार्ट है वो अनातोलिया या फिर एशिया माइनर कहा जाता है। यानी कि पहले कहा जाता था, अभी नहीं है। और इसका ये वाला पोर्शन है ऊपर वाला, अब तो ज़्यादा नहीं रहा है, हम यहाँ पर यहाँ तक बता रहे हैं। यानी कि ये जो रीजन है, यहाँ पर हमने यहाँ पर मैं ये लगाया है, देखिए मैं बना दे रहा हूँ चिन्ह यहाँ पर, जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो ये जो रीजन आप देख रहे हैं थोड़ा सा यहाँ तक, ये यहाँ पर इनका एक शहर है जिसका नाम है इस्तांबुल। आपने इस्तांबुल का नाम सुना होगा, ठीक है, टर्की की राजधानी इस्तांबुल। तो इस्तांबुल है, इस्तांबुल जो शहर है इसका नाम पहले जो था वो कुस्तुनतुनिया था। कुस्तुनतुनिया, मैं नाम वो भी लिख दे रहा हूँ, कुस्तुनतुनिया के बारे में आपने ये भी पढ़ा था, कुस्तुनतुनिया। तो ठीक है, कुस्तुनतुनिया करके ये एक शहर था यहाँ पर। अब ये शहर क्या था, ठीक है, ये जो कुस्तुनतुनिया शहर था, ये वास्तव में ये शहर एक यूनान यानी कि रोमन एक शासक थे 328 ईस्वी में, तो जिनका नाम था कॉन्स्टेंटाइन, ठीक है। तो उन्होंने ये पुराना शहर था बाइजेंटाइन करके एक शहर था, उस शहर का विकास कर दिया था और ये काफी समय तक ये राजधानी रहा था, रोमन साम्राज्य की राजधानी रहा था, ठीक है। समय के साथ साथ समय बदला, समय बदलने के साथ साथ क्या हुआ कि जब ये शासक नहीं रहे तो जो कॉन्स्टेंटाइन था उन्हीं के नाम पर इसका नाम जो था कुस्तुनतुनिया रख दिया गया।
ठीक है। और जब इनका कब्जा हो गया, ऑटोमन साम्राज्य का कब्जा हो गया, तो ऑटोमन साम्राज्य की भी राजधानी रही है, क्योंकि सामरिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट शहर था, 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ शहर था ये, ठीक है। तो ये ऐसे करके रहा है कुस्तुनतुनिया। लेकिन जैसे जैसे क्या हुआ, ऑटोमन साम्राज्य का पतन होता चला गया है, और खास करके प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऑटोमन साम्राज्य का पूरी तरह से पतन हो गया है। तो 1930 में आकर क्या हुआ है, यहाँ पर एक टर्की का उदय हुआ है, टर्की देश बना है। और यहाँ पर 1930 में आकर कॉन्स्टेंटाइन को यहाँ पर जो टर्की का मुस्लिम नाम दे दिया गया, टर्की में से एक मुस्लिम नाम दिया गया, यानी कि यहाँ पर इसे इस्तांबुल नाम इसका रखा गया है। तो ये कुछ मैंने ऑटोमन साम्राज्य का पहले ब्रीफ हिस्ट्री आपको दिया है। देने का रीजन क्या है और यहाँ पर इसके बारे में, क्योंकि ऑटोमन साम्राज्य का जिक्र आपकी किताबों में नहीं है, यानी आपके सिलेबस में जिक्र इसका नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत की बात मेरे लिए ये थी, तो मुझे फिर इधर उधर सोर्स से ये निकाल के लाना पड़ा है। अगर इसमें सिलेबस में आपके में होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन ऑटोमन साम्राज्य का जिक्र तो किया है, लेकिन इसके बारे में बताया नहीं गया है कि कौन साम्राज्य था, क्या था। क्योंकि इसलिए ना बताने का रीजन क्या है, इन्होंने बस यही सोच लिया है कि ऑटोमन साम्राज्य का जिक्र मध्यकालीन भारत के इतिहास में आ जाता है, शायद इस वजह से यहाँ पे जिक्र नहीं किया है इन्होंने, शायद। तो मैंने यहाँ पे आपके माइंड में क्लियर कर दिया है, और आपके माइंड में आज जो ऑटोमन साम्राज्य है, या फिर अनातोलिया, एशिया माइनर, ठीक है, ये सब आपके माइंड में क्लियर हो गया। वो कुस्तुनतुनिया कहाँ है, या ये सब चीज़ें आज आपके माइंड में सब क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर वही देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है, एंड में आते आते यहाँ पर वही हुआ है कि जैसे जैसे यूरोप के अन्य देशों में फिर से क्रांति की आग भड़की है, तो वैसे ही वैसे ये देश जो कभी आप देखेंगे ऑटोमन साम्राज्य के अधीन रहे थे, इन देशों ने भी स्वतंत्रता की बात कर दी है। तो यहाँ पर आप अब नोट करेंगे, यहाँ पर आप नोट करेंगे अगला पॉइंट। देखिए मैं पॉइंट भूल गया फिर से, यहाँ पे सेकेंड पॉइंट आएगा, यहाँ लिखेंगे दूसरी घटना यूनान का स्वतंत्रता संग्राम थी। दूसरी घटना यूनान का स्वतंत्रता संग्राम थी, यानी पहली घटना तो यूरोप में हो गई है, राष्ट्रीय भावनाओं का संचार, और दूसरी घटना यूरोप में जो हुई है वो यूनान का स्वतंत्रता संग्राम थी। इसी में आगे बढ़ेंगे, आप यहां पर लिखेंगे 15वीं सदी से यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था, और यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों का आजादी के लिए संघर्ष 1821 में आरंभ हो गया। यानी कि जैसे ही यूरोप में क्रांतिकारी लहर की कवायद शुरू हुई है, वैसे ही वैसे क्या हुआ है, यहाँ पर यूनान में भी ये क्रांतिकारी की लहर फिर से जाग उठी है। उन्होंने कहा नहीं, हमें भी ऑटोमन साम्राज्य से अब पृथक होना है, हमें ऑटोमन साम्राज्य के अब अधीन नहीं रहना है। तो आपने ये सेकंड का सब पॉइंट नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर यूनान में कुछ लोग ऐसे भी लोग थे जो ऑटोमन साम्राज्य ने निर्वासित कर दिए थे। तो वो लोग यूरोप के अन्य शहरों में जाकर शरणार्थी के रूप में रह रहे थे, या जो छिपकर रह रहे थे, तो वो सभी लोगों ने प्रयास किए हैं। तो यहाँ पर आगे लिखेंगे आप कि राष्ट्रवादियों को, यहाँ पर लिखेंगे राष्ट्रवादियों को निर्वासित यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का भी समर्थन मिला, जो प्राचीन यूनानी संस्कृति, यानी प्राचीन यूनानी संस्कृति को हेलेनिज्म कहते थे, इनके प्रति सहानुभूति रखते थे। यानी कि जैसे जैसे क्या हुआ कि लोग अपने अपनी मूल संस्कृति को लौटने लगे, तो लोगों ने, ऑब्वियस सी बात है, मूल संस्कृति की जब बात आ जाती है तो लोग अपने आप दया या सहानुभूति निकल के आ जाती है। तो वही यहाँ पर भी हुआ, लोगों ने अपनी पुरानी जो गौरवान्वित करने वाली संस्कृति थी, यूनानी कल्चर, उस सबको याद किया, और फिर से वो यूनानी संस्कृति के प्रति उन्होंने माना कि भाई यूनानी संस्कृति को हमें आज़ाद करवाना है। तो ऐसे करके यहाँ पर भी एक देखेंगे क्रांति देखी गई है। और साथ ही साथ यहाँ पे कवियों ने एक अहम रोल निभाया है। कवियों और कलाकारों ने क्या किया है, तो इन्होंने कवियों और कलाकारों ने यूनान, यहाँ पे लिख लेना आप इसी में सब पॉइंट, कवियों और कलाकारों ने मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया। इन कवियों और कलाकारों ने अपनी कविताओं में, अपने कलाकृतियों में यूनान की जो पुरानी खोई हुई समृद्ध परंपरा थी उसको जगाने का जो प्रयास किया है। जैसे भारत में भी यही हुआ है, भारत में तमाम रचनाएं लिखी गई, तमाम देश को आज़ाद करवाने के लिए रचनाएं, गीत, ठीक है, पेंटिंग्स वगैरह बनाई गई। तो उद्देश्य यही था कि लोग अपनी मूल संस्कृति की ओर जो है यहाँ पर फोकस करें, मूल संस्कृति को जो है पहचानें, और अपने देश को पहचानें कि हम कहाँ के निवासी थे। तो इन सबसे क्या होता है कि राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत करने में एक अहम योगदान मिलता है। तो वही यहाँ पर भी हुआ है। तो यहाँ पर आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए यहाँ पर यूनान वाली जो लड़ाई है ऑटोमन साम्राज्य से अलग होने की, यहाँ पर एक अंग्रेज कवि भी हैं, इसमें इनका जिक्र जो है काफी बार आया है। एक अंग्रेजी कवि हैं, इनका नाम है लॉर्ड वायरन। इन्होंने भी धन इकट्ठा किया और बाद में युद्ध लड़ने के लिए ये यहाँ पर गए। 1824 में यहाँ पर इनकी बुखार से मृत्यु हो गई है, यानी कि यूनान में ये गए थे यहाँ पर किसी ऑटोमन साम्राज्य से अलग होने के लिए, हेल्प करने के लिए, लेकिन इनकी यहाँ पे मृत्यु हो गई है। ऐसे करके एंड में आते आते 1832 में एक कुस्तुनतुनिया, यानी कि जो इस्तांबुल वर्तमान का है, तो यहाँ पर एक संधि हुई है, और संधि होने के बाद यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दे दी गई है। यानी कि ऐसे करके कुस्तुनतुनिया की एक संधि हुई है 1832 में। 1832 में यहाँ पर यूनान, ये वाला रीजन जो है बिल्कुल सेपरेट हो गया है ऑटोमन साम्राज्य से,
ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर देखा। तो धीरे धीरे वही बातें हैं कि भाई जैसे जैसे लोग अपनी अपनी देखते हैं इर्द गिर्द क्रांतियां हो रही हैं, तो ऑब्वियसली बात है लोग भी उससे जो प्रेरित होने लगते हैं। तो वही यहाँ पर आपको देखने को मिला है। अब देखिए यहाँ पर ये तो आपने नोट कर लिया होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। रूमानी कल्पना का मतलब यहाँ पे भूत प्रेत वाली कल्पना नहीं है, रोमांटिक है। यानी रूमानी का अभिप्राय यहाँ पर क्या है, रोमांटिक। आपने देखा होगा तमाम, अगर क्लास 9, 10, 11, 12 में अगर आपने अंग्रेजी पढ़ी है तो आपने देखा होगा बहुत सारी जो अंग्रेजी की कविताएं हैं, किस्से वगैरह हैं, वो इसी प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे, बिल्कुल रोमांटिक टाइप के, कि भाई उसमें ये है, प्रेम की बात कही गई है, दर्शन की बात कही गई है। यानी जो पाश्चात्य दर्शन है वहां पर वो ला दिया गया है इन कविताओं के माध्यम से। तो वो उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यही था कि लोगों की जो मूल भावनाएं हैं, लोगों की अपनी संस्कृति के प्रति भावनाएं हैं, उनको फिर से जागृत करना। क्योंकि अगर वो भावनाएं जागृत हो जाएंगी तो ऑब्वियसली बात है लोग अपना जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता या फिर अपने आप में जो अपना स्वतंत्रता चाह रहे हैं वो स्वतंत्रता उन्हें मिल जाएगी। ठीक है। तो ऐसे करके हमारे भारत में भी सेम यही हुआ। भारत में भी हमारे लोगों को, जैसे आपने देखा होगा, हमारे यहाँ कहा गया था कि भाई वेदों की ओर लौटो, यानी ये नारा दिया गया था, आपको याद होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। तो इनका नारा देने का उद्देश्य यही था कि लोग अपनी मूल संस्कृति को पहचाने। मूल संस्कृति को जब लोग पहचान जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है विदेशी संस्कृति का ये लोग बहिष्कार करेंगे। तो यहां पर भी रोमानी यानी रोमांटिक कल्चर पहले रहा था एकदम। ठीक है। तो रोमांटिक वही कविताएं, कल्पनाएं लोगों के अंदर फिर से प्रेरित की गई ताकि लोग अपने मूल कल्चर को पहचाने और जो विदेशी शासन है, या फिर हम कह सकते हैं जो अभी जो वर्तमान में शासन है विभिन्न देशों का इनके ऊपर, वो उस शासन से ये मुक्ति पाए। तो यहां पर वही सब प्रयास स्टार्ट हो गए हैं। तो यहां पर आप लिखेंगे थर्ड पॉइंट कि राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने एक अहम भूमिका निभाई। संस्कृति में वही सब चीजें थी जो हमारे यहाँ थी, कला, काव्य, कहानियां, किस्से और संगीत ने राष्ट्रवादियों को यानी राष्ट्रवादी भावनाओं को गढ़ने और व्यक्त करने में सहयोग दिया। ये सब पॉइंट आप नोट कर लेना। साथ ही साथ जो रूमानी कलाकार थे, यानी रोमांटिक कलाकार वगैरह थे, कलाकारों, कवियों ने, इन्होंने क्या किया, तर्क वितर्क किए और तर्क वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडन की आलोचना की है। यानी विज्ञान वगैरह की इन्होंने साइड में रख दिया कि विज्ञान वगैरह कुछ नहीं है। इसकी जगह इन्होंने जो है भावनाओं पर जिक्र किया है, अंतर्दृष्टि, यानी जिसे हम इनसाइट कहते हैं, अपनी अंतर्दृष्टि में झांक कर देखिए, दिल में झांक कर देखिए, शब्द आते हैं हमारी। रहस्यवादी भावना है, रहस्यवादी का मतलब ये है कि इन्होंने वही जो है, आप अगर देखेंगे अगर हमारे दार्शनिक चिंतन में आत्मा परमात्मा वाला, तो वो उन्होंने अपनी भाषा में रहस्यवादी भावनाओं पर इन्होंने जोड़ दिया है। यानी उन्होंने कहा विज्ञान साइड में हटाओ, आपको जहां पर शांति मिलती है, आपका मन जहां पे शांत होता है, उसमें आप अपने आप को लगाओ। तो वास्तव में ये सब करने का उद्देश्य यही था लोग अपनी संस्कृति को पहचाने और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए आगे आए। तो यहां पर आपने ये नोट कर लिया है थर्ड का सेकंड सब पॉइंट। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर अब थर्ड का थर्ड सब पॉइंट है, एक यहां पर जर्मन दार्शनिक हुआ है योहान गॉटफ्रीड। इन जैसे रूमानी चिंतकों ने दावा किया कि सच्ची जर्मनी संस्कृति उसके आम लोगों, जैसे दास बोल कहते हैं, इनमें निहित थी। यानी कि यहाँ पर इसी में एक जर्मन दार्शनिक भी हुए हैं, योहान गॉटफ्रीड। तो योहान गॉटफ्रीड ने साफ साफ कहा है कि वास्तव में जो रूमानी चिंतकों में सबसे ज्यादा दावा यही इन्होंने किया था कि भाई सच्ची जर्मनी संस्कृति उनके वहां के कितने लोगों में देखने को मिलेगी, आपको वहां की लोग जो है मौजूद हैं उनमें देखने को मिलेगी। यानी लोगों में उनके आत्म लोकगीत हैं, जन काव्य हैं, इन सब में यहाँ पर उनकी संस्कृति प्रकट होती है, ऐसा इनका मानना था। तो पूरा नहीं लिखेंगे, केवल इतना लिख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जैसे जैसे यहाँ पर संस्कृति पर जब बल दिया गया है तो ऑब्वियस सी बात है लोगों से कहा गया है कि आप अपनी स्थानीय भाषा को भी बढ़ावा दें, स्थानीय लोक साहित्य को भी बढ़ावा दें। तो यहाँ पर वही देखने को मिलेगा चौथा पॉइंट में, स्थानीय बोलियों पर बल और स्थानीय लोक साहित्य को एकत्र करने का उद्देश्य केवल यही था कि प्राचीन राष्ट्रीय भावना को हमें वापस लाना नहीं है, बल्कि जो वर्तमान आधुनिक जनसंख्या है, जो कि अनपढ़ जनसंख्या है, उस तक अपने विचारों को पहुंचाना है। क्योंकि बात यही है कि लोकोक्ति वगैरह होती हैं या फिर लोकगीत वगैरह होते हैं, वो जन भाषा में होते हैं, यानी कि जो हमारी स्थानीय भाषा होती है उसमें होते हैं, जिससे कि लोग आसानी से समझ जाते हैं। सेम पैटर्न अगर आप देखेंगे तो सेम पैटर्न आपको ये भारत में भी देखने को मिलेगा। आज़ादी के संघर्ष के दौरान तमाम लोकगीत लिखे गए, तमाम जो है लोक कलाकार जो है अपने अपने अभिनय प्रस्तुत किए और ऐसे करके जो है लोगों के अंदर देश के लिए राष्ट्रभक्ति की भावना जगाई गई। तो वही सब यहाँ पर भी हुआ है, बस ये है कि हमारे यहाँ बाद में हुआ है, यहाँ पे पहले हो गया है। तो सब प्रक्रिया आपको वही देखने को मिलेगी। आप कंपेयर करते चलेंगे तो लगभग राष्ट्रवाद सेम टू सेम है। राष्ट्रवाद की जो भावना है, जैसे प्रेरणा ली गई हमारे यहाँ, वो भी प्रेरणा लेने का तरीका भी सेम था, यानी हमने भी प्रेरणा लगभग एक जैसी ली।
यानी हमने भी भाई हमारे जो दयानंद सरस्वती जी ने नारा दिया कि वेदों की ओर लौटो, यानी सबसे बड़ा सवाल सबके पास, सबके मन में ये था कि हम अंग्रेजों से आज़ादी ले जाएंगे, फिर हम करेंगे क्या, देश में हम बनाएंगे क्या, देश को किस ओर ले जाएंगे। उन्होंने सबसे बढ़िया नारा यही दिया था कि वेदों की ओर लौटो, वेदों में सब कुछ लिखा हुआ है, कैसे आपको जो राज्य स्थापित करना है, कैसे शासन चलाना है, प्रशासन चलाना है। तो ऐसे करके जो है हमारे यहाँ भी संस्कृति की ओर झुकाव करने के लिए, संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सब प्रयास किए गए। अब धीरे धीरे देखते हैं हमारे यहाँ पर क्या हुआ। पहले यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर क्या हुआ, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ये तो नोट कर लिया होगा चौथे पॉइंट में, 18वीं सदी के अंत तक यहाँ तक आते आते यहाँ पर आगे चौथा पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो ये आपने ये तो नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब 5वां पॉइंट आप नोट करेंगे, 18वीं सदी के अंत में यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर पोलैंड का, यानी कि 18वीं सदी के अंत में पोलैंड का रूस, ठीक है, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसी जो बड़ी शक्तियां थी, इन्होंने पोलैंड का विभाजन कर दिया है। ये आप नोट कर लेना, 18वीं सदी के अंत में पोलैंड का रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसी बड़ी शक्तियों ने विभाजन कर दिया था। तो यहां पर पोलैंड में कैसे भावना जगाई गई हैं, तब संगीत और भाषा के जरिए राष्ट्रीय भावना जीवित रखी गई। यानी पोलैंड में जो पोलैंड का विभाजन कर दिया है रूस ने, प्रसा ने, ऑस्ट्रिया ने मिलकर, तो पोलैंड में जो स्थानीय भावना या राष्ट्रीय भावना जागृत करने का तरीका यही रहा है, संगीत और भाषा वहां की, ठीक है। इन्होंने वहां पर एक व्यक्ति थे कैरोल कुरपिंस्की करके, इन्होंने राष्ट्रीय संघर्ष का अपने ओपेरा, देखिए ओपेरा एक विधा है, जैसे हमारे यहाँ तमाम गीत गायन वगैरह की विधाएं होती हैं, जैसे आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ की एक विधा है तीजन बाई, आपने देखा होगा तीजन बाई जो महाभारत वगैरह काव्य वगैरह कहती हैं अपने मुंह से गाते हुए। तो यहाँ पर भी ओपेरा एक तरह का गीत की एक विधा है, जिसके माध्यम से आपने देखा होगा हाव भाव वगैरह करके वो सॉन्ग गाते हैं, तो वही ओपेरा है इनका। तो ओपेरा और संगीत से गुणगान करने वाली जो है, और पोलेनेस और माजुरका जैसे इनके लोकनृत्य थे, इनको राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिया है। यानी पोलैंड के जो कैरोल कुरपिंस्की थे, इन्होंने ये प्रयास किया है कि देश का विभाजन तो हो गया है, लेकिन राष्ट्रीय भावनाएं चूंकि जागृत बनी रहे, ताकि देश को हम अपनी खोई हुई आज़ादी वापस ले सकें, इसलिए इन्होंने जो कैरोल कुरपिंस्की ने ये प्रयास किया है। तो ये आप यहाँ पर लिख लेना सब पॉइंट, 5वें का सब पॉइंट करके आप लिख लेना। अब देखिए यहाँ पर रूसियों ने कब्जा तो कर लिया, अब रूसी कब्जा होने के बाद फिर क्या होता है, ये होता है कि भाई रूसी कब्जे वाले जो क्षेत्र थे, तो रूसी कब्जे के बाद पोलिश भाषा को स्कूलों में बलपूर्वक हटाकर यहाँ पर रूसी भाषा को जो है हर जगह यहाँ पे लादा गया, ये आप नोट कर लेना। इसके अलावा यहाँ पर फिर क्या होता है, 1831 में रूस के विरुद्ध एक फिर सशक्त विद्रोह हुआ है। यानी ऑब्वियस सी बात है, जब लगातार लोगों की भावनाओं को कुचला जाएगा, लोगों को दबाया जाएगा, तो हर जगह एक दिन वो विस्फोट के रूप में जो विद्रोह की चिंगारी एक विस्फोट का रूप लेगी। तो यहाँ पर भी वही हुआ है, 1831 में रूस के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह हुआ है, और जिसे बाद में फिर कुचल दिया गया है, ठीक है। जिसे रूस ने फिर कुचल दिया है, यानी पोलैंड वासियों ने विद्रोह तो किया है, तो इनसे मतलब कुचल दिया है। कुचलने के बाद फिर क्या हुआ है, यहाँ बताया गया है, यहाँ पर चर्च के आयोजनों और संपूर्ण धार्मिक शिक्षा में पॉलिश का इस्तेमाल हुआ। तो यहाँ पर चर्च के आयोजन वगैरह और ये संपूर्ण धार्मिक शिक्षा में पॉलिश का जो इस्तेमाल हुआ है, इसकी वजह से रूसी अधिकारियों ने वहाँ पर जो पादरी वगैरह थे, बिशप वगैरह थे, देखिए ये पादरी बिशप वगैरह हैं, पोप वगैरह हैं, सब ईसाई धर्म से संबंधित ही हैं। जैसे हमने अपने हिंदू धर्म की बात कर लें कंपेयर करके, जैसे बच्चे पूछते हैं कि सर ये क्या है, जैसे आपने सुना होगा नाम महामंडलेश्वर, ठीक है, या फिर फलाने अखाड़े के प्रमुख हैं, या फिर साधु हैं, संत हैं, नागा साधु हैं। तो वैसे ही करके अगर क्रिश्चियन में देखा जाए तो क्रिश्चियन में पादरी बिशप ये सब होते हैं, पादरी बिशप पोप वगैरह होते हैं, इनके धर्म के प्रतीक के रूप में माने जाते हैं इनके, ठीक है। देखिए मुझे क्रिश्चियन धर्म का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैं आपसे गलत क्यों कहूँ, और किसी को हो नॉलेज तो वो अपना ज्ञान दे सकता है, लेकिन मुझे इसमें नॉलेज नहीं है इतनी, मुझे क्योंकि यहाँ पर मैं जिस क्षेत्र में हूँ वहाँ पर दूर दूर तक इसके बारे में क्रिश्चियन लोग नहीं हैं, तो इसलिए मुझे नॉलेज नहीं है, ठीक है। इसमें देखिए मैं कोई अपनी जो है ना शान समझता हूँ इस बारे में, और ना ही मैं इसमें कोई बुराई मानता हूँ, जो है वो बता दिया आपको, तो इसलिए मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। हाँ ये मालूम है कि भाई ये इसी धर्म से संबंधित हैं, जैसे हमारे यहाँ ये होते हैं, ठीक उसी प्रकार से पादरी बिशप वगैरह ये सब होते हैं ये इनके। तो यहाँ पर क्या था कि भाई चर्च के आयोजन वगैरह में पॉलिश भाषा का बढ़ावा दिया था इन लोगों ने, तो इस वजह से रूसियों ने क्या किया कि पादरी और बिशप वगैरह थे, इनको जेल में डाला, सजा भी दी, सजा के रूप में साइबेरिया वाले ठंडे इलाकों में भेज दिया गया। तो यहाँ पर आप इसमें नोट करेंगे यही सब पॉइंट, यानी 5वें का आपका देखेंगे ये कि ये 5वें का चौथा सब पॉइंट होगा, 5वें का ये चौथा सब पॉइंट होगा, ये चौथा सब पॉइंट है। आप यहाँ पर अब लिखेंगे चौथे सब पॉइंट के रूप में कि चर्च के आयोजनों और संपूर्ण धार्मिक शिक्षा पॉलिश में देने के कारण रूसी अधिकारियों ने पादरियों और बिशपों को सजा देते हुए साइबेरिया भेज दिया, ठीक है। अब ऐसे करते करते धीरे धीरे कितना भी कोशिश की है इन्होंने दबाने की, लेकिन पॉलिश भाषा कहीं ना कहीं रूसी संघर्ष के विरुद्ध एक प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी है। तो यहाँ पे सब पॉइंट नोट कर लेना 5वें का
कि पोलिश भाषा रूसी प्रभाव के प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी है। यानी लंबे समय तक लोगों की भावनाएं जो है इन्होंने कुचलने की कोशिश की है, लेकिन नहीं, लोग अपनी बात पर अड़ग रहे हैं। जैसे हमारे हिंदुस्तान में हुआ था, अंग्रेजों ने प्रयास बहुत किया कि हमारी मूल संस्कृति से लोगों को भटका दें, लेकिन फिर भी आपने देखा हुआ संस्कृत कॉलेज वगैरह ये सब स्थापित किए गए। स्थापना का उद्देश्य यही था कि हमारी संस्कृति बची रहे। तो वही बात यहाँ पर भी है कि यहाँ पर कितना भी कोशिश कर ली रूसियों ने, लेकिन नहीं, लोग अपनी भाषा को लेकर, अपने संस्कृति को लेकर अड़ग रहे हैं और एंड में उन्हें जो है सफलता भी मिली है। तो ये यहाँ तक आपने देख लिया भाषा ने किस प्रकार से रोल निभाया, यानी भाषा, संस्कृति और जो रोमानी भावना थी उसने किस प्रकार से रोल निभाया, वो आपने देख लिया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे का जो युग है, यानी कि जो आपका 19वीं शताब्दी में धीरे धीरे हम प्रवेश कर गए हैं, 18वीं शताब्दी से निकलकर 19वीं शताब्दी में आ गए हैं। तो यहाँ पर अब क्या हमें देखने को मिला है वो हम देखेंगे। देखिए, आपने ये तो देखा है कि 18वीं सदी के मध्य में जाकर जो है तो औद्योगिकरण स्टार्ट हो गया था। 1750 के बाद जो है औद्योगिकरण की झलक आपको जो है इंग्लैंड वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगी। यानी इंग्लैंड वाले रीजन में आपको औद्योगिकरण की झलक आपको देखने को मिलेगी। और औद्योगिकरण का विकास यहाँ से इंग्लैंड से होते होते यूरोप के अन्य देशों में प्रसार हुआ है, ये बात आप जानते हैं। तो यहाँ पर एक नया कल्चर विकसित हुआ था, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, पहले वाले पार्ट में भी बात कर चुके हैं। यानी यहाँ पर एक नया कल्चर ये विकसित हुआ था कि अब तमाम उद्योग धंधे खुल गए, उनका विकास हुआ। तो इस वजह से यहाँ पर 3 प्रकार के फिर से वर्ग बन गए। यानी एक तो श्रमिक था, ठीक है, श्रमिक के अलावा यहाँ पर छोटे मोटे व्यापारी वगैरह थे, व्यापारी के अलावा बड़े बड़े फर्म के मालिक वगैरह थे। तो ऐसे करके यहाँ से फिर से हमें एक नया समाज देखने को मिलेगा इसमें। तो वो नया जो समाज मिला है, नया समाज और पुराने समाज में क्या अंतर है, तो वो आप कंपेयर करके पहले भी पढ़ चुके हैं कि नया समाज जो बना था, नया समाज में मोस्टली उदारवादी चिंतक थे। यानी जो बिजनेसमैन वगैरह थे वो सब यही चाहते थे कि एक बिजनेसमैन के नजरिए से आगे बढ़ाया जाए देश को, ना कि पुराने वाले रवैये से, ना कि राजतंत्र से। तो वही सब चीजें आप यहाँ पर देखेंगे कि जैसे जैसे आगे परिवर्तन आए हैं यहाँ पर 1750 के बाद इंग्लैंड में आप देखेंगे, जैसे इंग्लैंड में यहाँ पर जो शुरू हुआ है औद्योगिकरण, तो औद्योगिकरण का असर अन्य जगहों पर भी पड़ा है। जैसे हमारे भारत में इंग्लैंड का जो सामान था उससे प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही थी, ठीक उसी प्रकार से यूरोप में भी, जैसे इंग्लैंड में जो है औद्योगिक क्रांति हुई है, यूरोप में भी यूरोप के स्थानीय बाजार थे, उन्हें भी कड़ी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी है, कपड़े के क्षेत्र में, हर चीजों के क्षेत्र में, ठीक है। क्योंकि आधुनिक चीजें, आधुनिक मशीनों से बनी हुई चीजें जो होती हैं उनकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है। तो वही सब चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर अब आप नोट करेंगे आगे छठा पॉइंट, 19वीं सदी के प्रथम भाग में पूरे यूरोप में जनसंख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई है। इसी में सब पॉइंट, ज्यादातर देशों में यह स्थिति थी कि नौकरी ढूंढने वालों की तादाद उपलब्ध रोजगार से ज्यादा थी। यानी अब लोग राजा प्रजा में विश्वास न करके नौकरी में विश्वास कर रहे थे, भाई हमें नौकरी लेनी है जिससे कि हम अपनी आजीविका चला सकें, अपना जीवन यापन कर सकें। क्योंकि यहाँ पे एक नए तरह का कल्चर, औद्योगिकरण होने की वजह से एक नए तरह का कल्चर यहाँ पे विकसित हो रहा है। तो वो यहाँ पर आप देखने को मिलेगा। ऊपर से यहाँ पे बताया गया है कि भाई नगरों के लघु उत्पादकों को यहाँ पर क्या है, इंग्लैंड से आयातित मशीन से बने जो सस्ते कपड़े हैं इनसे कड़ी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही थी। यानी कि सेम कंडीशन जो आपने भारत के बारे में पढ़ी थी क्लास 9th में, वही कंडीशन यहाँ पर भी थी। यानी शुरुआत में सबसे पहले इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति का असर वहाँ पर यूरोप में मौजूद अन्य देशों के छोटे श्रमिक हैं उन पर पड़ा है। तो यहाँ पर वही चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर इन सबको बहुत प्रतिस्पर्धा झेलनी पड़ी। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज और देखने को मिलेगी कि यूरोप के उन इलाकों में जहां पर कुलीन वर्ग अभी भी सत्ता में था, कुलीन वर्ग से अभिप्राय यहाँ पर वही अपर वर्ग, यानी कि हमारे यहाँ जब बोल सकते हैं, हमारे यहाँ जैसे जमींदार वगैरह थे, ठीक है, राजे रजवाड़े वगैरह थे, छोटे छोटे सामंत वगैरह थे, तो उनके अधीन जमीनें थी, उनके अधीन जो है कृषि हो रही थी। तो वही चीज यहाँ पर कुलीन वर्ग के अधीन है। कुलीन वर्ग जो है सत्ता में अभी बैठा हुआ है। तो कुलीन वर्ग के अधीन जहां जहां पर जमीन थी वहां पर कृषक सामंती शुल्क और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे हुए थे। यानी कि वही शुल्क वगैरह वसूलते थे कृषकों से जबरदस्ती। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर छठे का थर्ड सब पॉइंट आप नोट कर लेना। अब देखिए यहाँ पर भी बुनकर वगैरह है, बुनकरों वगैरह ने यहाँ पर क्रांति की है, तो वो बताया गया है। सबसे पहले सिलेसिया में क्रांति हुई है। तो यहाँ पर आप अगला पॉइंट नोट करेंगे, यानी अब आपका 7वां पॉइंट आएगा कि 1845 में सिलेसिया में बुनकरों ने उन ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया जो इन्हें कच्चा माल देकर निर्मित कपड़ा लेते थे लेकिन दाम बहुत कम देते थे। तो यहाँ पर सबसे पहले सिलेसिया में देखने को मिलेगा। और सिलेसिया के बाद फिर 8वें नंबर पर 8वां पॉइंट आएगा। 8वें नंबर पर फिर कहाँ हुआ है, फिर से हुआ है फ्रांस में। यानी जो लुई फिलिप फिर से संवैधानिक राजतंत्र स्थापित करवाया था लुई फिलिप ने, लुई फिलिप भी अपने देश को चलाने में सक्षम नहीं हो पाए। लुई फिलिप भी अपने जनता की जो है, जनता के जो भी मुद्दे थे, जनता के जो किए वादे थे, उन वादों को निभा नहीं पाए। और यहाँ पर भी जो है लुई फिलिप के विरुद्ध जो है एक बड़ा संघर्ष फ्रांस में फिर से उपजा है। ऐसे करके लुई फिलिप को जो है सत्ता से भागना पड़ा है। तो वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो 8वां पॉइंट अब आप नोट करेंगे कि 1848 में व्यापक बेरोजगारी से पेरिस के लोग सड़कों पर उतर आए और
और उन्होंने लुई फिलिप को भागने पर मजबूर किया। देखिए मैं आपको फिर बोल दे रहा हूं, यहां पर जो भाषा मैं यूज करवा रहा हूं वो आप या तो उस भाषा में लिखिए, या फिर अगर आपको लगता है कि मैं इससे बेटर भाषा लिख सकता हूं तो अपनी भाषा में लिखिए। लेकिन आप जो बीच बीच में अगर आप स्किप कर दे रहे हैं कि सर ने जो भाषा बोली है वो ना लिखकर कुछ और लिखेंगे, तो आपको सेंटेंस पढ़ने में दिक्कत होगी, ये मैं पहले ही बता दे रहा हूं, ठीक है। तो मेरी जो लैंग्वेज है मैंने कोशिश यही की है शब्दों को जोड़ते हुए, या फिर जो है जहाँ जहाँ लाइनें कट करके जोड़ी हैं तो उस हिसाब से जोड़ी हैं कि पढ़ने में वो एकदम अजीब ना लगे, आपको पढ़ने में सहजता से आप पढ़ सकें, ये आप ध्यान रखना इस बात का। तो यहाँ पर आपने ये नोट कर लिया होगा 8वां पॉइंट। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय सभा जो थी इनकी, नेशनल असेंबली, तो नेशनल असेंबली ने फिर क्या किया है कि प्रजा के दबाव में आकर यहाँ पर घोषणा की है कि 21 साल से ऊपर के सभी जो वयस्क पुरुष हैं इनको मताधिकार प्रदान किया जाए, और साथ ही साथ जो काम की आधिकारिक गारंटी है वो भी इन्होंने दी है कि भाई हम रोजगार प्रोवाइड करवाएंगे। यानी कि बेशक यहाँ का जो प्रजातांत्रिक शासक है लुई फिलिप वो तो भाग गया है, लेकिन जो नेशनल असेंबली थी, मंत्रियों वगैरह की सभा वगैरह जो थी, उसने फिर वादा किया कि नहीं अब हम सुधार कर रहे हैं, यहाँ पर 21 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं हमारे देश में उन सभी को हम मताधिकार यानी वोट देने का अधिकार प्रदान कर रहे हैं, और साथ ही साथ काम की गारंटी का अधिकार भी हम दे रहे हैं, काम के अधिकार की गारंटी का भी दे रहे हैं हम, यानी हम नियमित रूप से रोजगार भी देंगे। तो ये सब चीजें यहाँ पर हुई हैं। तो 8वां पॉइंट 8वें का सब पॉइंट आपने नोट कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। अब धीरे धीरे आपने 1848 तक का समय देख लिया है। 1848 के बाद फिर क्या हुआ है, तो यहाँ पर वही सब चीजें आप देखने को मिलेंगी, यानी कि यहाँ पर ही वही हाल था कि यूरोप के अन्य भागों में जहाँ पर अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य अस्तित्व में नहीं आए थे, यानी स्वतंत्र राष्ट्र राज्य का मतलब यहाँ पर अभी तक राष्ट्र नहीं बने थे ये देश, राष्ट्र यानी कि ये राज्य जो थे अभी भी राजाओं के अधीन थे, यहाँ पर कोई भी प्रजातांत्रिक गतिविधियां नहीं हुई थी। तो ये राज्य क्या है, जैसे इनमें जर्मनी था, इटली था, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य था। तो वहाँ के उदारवादी मध्य वर्गों के स्त्री पुरुषों ने अपने संविधान की जो मांग थी इसको राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ दिया। देखिए ध्यान देने वाली बात है, संविधान की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण से जोड़ा है। समझा देता हूं ये होता क्या है। संविधान की मांग का मतलब यहां पर ये है कि हमारे देश में अब संवैधानिक तंत्र होगा, राजतंत्र नहीं होगा। ये बात तो आप जानते होंगे। संवैधानिक तंत्र का मतलब है लोकतंत्र, एक तरह का प्रजातंत्र, ठीक है। यानी कि यहां पर लोकतंत्र होगा, यहां पर जो है कहा जाए यहां पर किसी राजा का अधिकार नहीं होगा। हम यहां पर जनता जनार्दन सबसे ऊपर होगी, जनता अपनी जो है अपने अनुसार शासकों का चुनाव करेगी, उन्हें हटाएगी भी। ये आपका संविधान है, संविधान के अकॉर्डिंग सरकार चलेगी, ठीक है। नियम कानून होंगे, राजा अपनी मनमर्जी नहीं चलाएगा। राष्ट्रीय एकीकरण का मतलब क्या होता है कि ये जो देश थे, जैसे जर्मनी हुआ, जर्मनी के बारे में आपने ये भी सुना है कि इसका जो गठन है, यानी ये 39 छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर जर्मनी महासंघ रखा गया था, जर्मन महासंघ बनाया गया था। तो यहां पर बात हो रही है कि यहां पर ये जर्मनी इटली है जो आप देख रहे हैं, ये कोई एक देश नहीं थे शुरुआत में। यहाँ पर इनके क्षेत्रों पर विभिन्न क्षेत्र जो हैं, उन क्षेत्रों पर विभिन्न शासकों का यहाँ पे जो है कह सकते हैं कब्जे में थे। यानी इनके जो इलाके थे, कोई किसी शासक के कब्जे में, कोई किसी शासक के कब्जे में है, पूरा एक समूचा देश नहीं था। तो यहाँ के लोगों ने क्या किया है, पहली बात तो इन लोगों ने ये तो माना है कि हमें अपने यहाँ संवैधानिक तंत्र स्थापित करवाना है। दूसरी बात यह है कि इन्होंने कहा कि भाई हमारा जो पूरा क्षेत्र विभिन्न राजाओं के अधीन है वो खाली करके पूरा एक देश बनाया जाए, पूरा एक राष्ट्रीय एकीकरण हो जाए, यानी जिससे देश में कोई आपत्ति ना आए, देश में पूरा एक साझा कल्चर हो, देश के लिए पूरे समूचे देश के लिए एक समान नियम बनाए जा सकें और कोई दिक्कत ना हो। जैसे हमारे यहाँ भी स्थिति यही थी कि हमारे यहाँ देश, मान लीजिए देश आज़ाद होने के बाद अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अगर अपना कह सकते हैं अपना योगदान नहीं दिया होता तो 565 जो प्रिंसली स्टेट थे वो कभी भारत में एकीकृत नहीं हो पाते। ऑब्वियस सी बात है, कोई राजा क्यों चाहेगा कि हम लोकतंत्र का हिस्सा बने, हमारी राजशाही चली जाएगी। यहाँ पर फिर हमें वही करना पड़ेगा जो जनता जनार्दन चाहिए। 5 साल के लिए चुनकर आओगे, यानी जनता पसंद करेगी चुनकर आओगे, नहीं पसंद करेगी तो लात मार के निकाल देगी। तो ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर भी वही था, यहाँ पर पब्लिक ने ये किया है कि भाई हमारा देश खाली करो, जो यहाँ पर कब्जा किए हुए हो हमारी जमीन पर, और हमें यहाँ पर संविधान भी स्थापित करवाने दो, साथ ही साथ देश का एकीकरण भी करने दो, ठीक है। तो ये यहाँ पर 9वां पॉइंट आप नोट कर लेना पूरा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब ऐसे करके यहाँ पर नीचे पढ़ने पर हम देखेंगे यहाँ पे जर्मनी में इस बात को लेकर कवायद भी स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर अगला पॉइंट नोट करेंगे, 10वां पॉइंट। देखिए जर्मनी में क्या हुआ है, जर्मनी में राजनीतिक संगठन जो हैं ये इकट्ठे हुए हैं फ्रैंकफर्ट शहर में। यहाँ पर नेशनल असेंबली में ये इस पक्ष में मतदान करना था कि भाई हमें देश में एक जो है राष्ट्र स्थापित करना है, यानी जर्मनी को हम राजतंत्र ना बनाकर अब राष्ट्र बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या थी, दिक्कत यहाँ पर उदारवादियों की ये थी, उदारवादियों ने इस सब के ऊपर बस ये सोच रखी है कि हम बेशक यहाँ पर संविधान तंत्र स्थापित करवाएं, लेकिन हमारे यहाँ का मुखिया जो है वो राजा ही रहेगा।
ये इस बात को लेकर यहाँ पर विरोध हुआ है। यानी इन्होंने ये जैसे देखा है ब्रिटेन की महारानी केवल वो नाम के लिए बेशक सही, लेकिन पद के लिए महारानी तो है ही है। तो यहाँ पर भी वही था, इनका मानना ये था कि भाई हम लोग एक राष्ट्र का निर्माण करेंगे, संवैधानिक तंत्र बनाएंगे, लेकिन वहां पर जो हमारा प्रमुख होगा, जो संविधान यानी अध्यक्षता, जो संविधान की अध्यक्षता करेगा, देश की अध्यक्षता करेगा, वो राजा करेगा। और राजा जो होगा वो हमारी जो हमने संविधान बनाया है, संसद बनाई है, उसके अधीन रहेगा। तो इस बात को लेकर यहाँ पे मतभेद हुआ है। राजा जो है, राजा जिस राजा का नाम इन्होंने आगे किया था वो राजा तैयार नहीं हुआ है। राजा बिल्कुल तैयार नहीं हुआ है कि बिल्कुल हम संविधान के अधीन या संसद के अधीन हमें रहना पड़े, मंत्रियों के अधीन रहना पड़े। राजा बिल्कुल तैयार नहीं हुआ है और ऐसे करके यहाँ पर ये फैसला इनका नहीं हो पाया है। एंड में यहाँ पे जर्मनी के साथ क्या होता है वो हम देखेंगे अब। तो 10वां पॉइंट पहले नोट कर लीजिए कि जर्मनी के राजनीतिक संगठनों के 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने, जर्मनी के राजनीतिक संगठनों के 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने 18 मई 1848 को फ्रैंकफर्ट शहर के, कौन से शहर? फ्रैंकफर्ट शहर के, ठीक है, नोट कर लिया होगा यहां तक, सेंट पॉल चर्च में, फ्रैंकफर्ट शहर में एक चर्च है सेंट पॉल चर्च, ठीक है, फ्रैंकफर्ट शहर के सेंट पॉल चर्च में एक जर्मन राष्ट्र के लिए यानी पूरा एक समूचा जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। ये देखिए एक शॉर्ट भाषा में लिखवा दिया, लाइनों को थोड़ा मैं काट के करना पड़ा है, तो आप यही लाइन लिख लेना कि जर्मनी के राजनीतिक संगठनों ने 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने 18 मई 1848 को फ्रैंकफर्ट शहर के सेंट पॉल चर्च में आयोजित संसद में एक जर्मन राष्ट्र के लिए संविधान का प्रारूप तैयार किया। और यहां पर आप सब पॉइंट नोट कर लेना इसी में 10वें का, इस राष्ट्र की अध्यक्षता को एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था। तो यहां पर आप नोट कर लेना, इस राष्ट्र की अध्यक्षता के लिए यहां पर जैसा मैं बोलता जा रहा हूं के लिए प्रतिनिधियों ने प्रसा का राजा है फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ, यानी इस राष्ट्र की अध्यक्षता के लिए प्रतिनिधियों ने, जो प्रतिनिधि थे संसद के, उन्होंने प्रसा के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की जिसे संसद के अधीन रहना था। फिर से रिपीट कर रहा हूं 10 का सब पॉइंट कि इस राष्ट्र की अध्यक्षता के लिए प्रतिनिधियों ने क्या किया है, प्रसा के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की है, लेकिन जिसे संसद के अधीन रहना था। ठीक है, यहां पे कंडीशन ये थी। तो ऑब्वियस सी बात है, राजा जो था वो इसके लिए एग्री नहीं हुआ, क्योंकि राजा का फिर मतलब ही क्या रह जाएगा, उसे संसद के अधीन नहीं, जो मंत्री वगैरह उनके अधीन रहकर काम करना पड़े, अपने कामों के लिए जवाबदेही भी होना पड़े उसे। ऑब्वियस सी बात है, कोई राजा एग्री नहीं होगा। तो राजा ने भी यहाँ पे उदारवादियों की बात नहीं मानी है और राजा फिर से जो विरोधी राजा थे उनके साथ खड़ा हो गया है। तो यहां पर इसी में सब पॉइंट आप नोट करेंगे, परंतु ठीक है, कहां गया पॉइंट में, हाँ इसी में सब पॉइंट आप नोट कर लेना, परंतु राजा ने इसे अस्वीकार कर उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। यानी जो निर्वाचित सभा चुनकर आई थी 831, उनके विरोधी जो थे, जो कि 831 निर्वाचित प्रतिनिधि जो थे वो तो उदारवादी थे। ये जो प्रतिनिधि थे ये सब ये राजतंत्र वाले समर्थक थे। तो ये इसने जो प्रसा का राजा है फ्रेडरिक विलियम, इसने अस्वीकार करने का रीजन ही यही था कि भाई हम इसका विरोध दर्ज कर रहे हैं और हम अपने राजाओं वाले जमघट में जाके फिर से खड़े हो गए हैं। तो यहां पर वही है, नोट कर लिया होगा कि परंतु राजा ने इसे अस्वीकार कर उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। अंत में फिर क्या हुआ है कि भाई यहां पर मामला इतना गर्मा गया है, ना तो उदारवादी और ना ही राजतंत्र वाले समर्थकों में बात बनी है। एंड में एक निष्कर्ष ये निकला है कि फिर आर्मी को बुलाना पड़ा है, यानी देश की सेना को बुलाना पड़ा है। और सेना जब बुलाई गई है तो असेंबली भंग हो गई है। तो यहां पर लिख लेना, अंत में सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली भंग होने पर मजबूर हुई। यानी सभा हो रही थी वहां पर, संसद आयोजित की गई थी, वो फिर भंग हो गई है। ठीक है, क्योंकि वहां पे कोई निष्कर्ष निकला ही नहीं कि भाई राज्य का मुखिया कौन रहेगा, चाहे बेशक वो संवैधानिक मुखिया हो, लेकिन वहां निष्कर्ष निकल ही नहीं पाया है। ऐसे करके यहाँ पर अब दो काम हुए हैं। दो काम ये हुए हैं, क्योंकि उदारवादी जो थे उनके साथ अपने देश के जो मध्यम वर्ग है या लोअर वर्ग है या निचला तबका है, उन सबकी मांगें जुड़ी हुई थी। लेकिन यहां पर ऐसा करके उदारवादियों ने उन सबकी जो मांगें थी या उन सबकी उम्मीदें थी उन पर पानी फेर दिया। क्यों फेर दिया? क्योंकि लोग ये नहीं चाहते थे कि हमारे यहाँ जो राष्ट्र का प्रमुख हो वो कोई राजा हो। लोग बिल्कुल नहीं चाहते थे। लोग यही मानते थे कि देश में से कोई चुनकर जाए व्यक्ति, ना कि ऐसा कि हम चुनने के बावजूद भी अपने किसी राजा को जो है राष्ट्र के ऊंचे पद पर बैठा है, ऐसा लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। तो ऐसे करके उदारवादियों के ऊपर निष्ठा थी लोगों की, वो निष्ठा खत्म हो गई है। अब यहां पर होता क्या है, अब यहां पर ऐसे करके राजतंत्र वालों को फिर से मौका मिल जाता है।
राजतंत्र वालों को यहाँ पर मौका मिल जाता है और राजतंत्र वालों ने फिर इसका एक चाल भी चली है, क्योंकि उदारवादी तो अपना समर्थन जो है जनता के प्रति या अपना जो सहानुभूति है वो तो खो बैठे हैं इस क्रिया के द्वारा। क्योंकि उदारवादियों को समर्थन लोगों ने इसी आधार पर दिया था कि आप किसी राजा को अपने यहाँ ऊपर नहीं बैठाओगे राष्ट्र के लिए, लेकिन उदारवादी फिर भी यही गलती कर बैठे हैं। तो ऐसे में फिर राजाओं को जो राजा थे, जो आपके राजा हैं, जो राजा जिनका विरोध हो रहा था, फिर राजा जो है उन्होंने अपने नियंत्रण में क्या किया है, सेना को ले लिया है और सेना को नियंत्रण में लेके जर्मनी का निर्माण किया है। अब देखिए यहाँ पर इस घटनाक्रम में एक महत्वपूर्ण पहलू आ जाता है महिलाओं का, कि भाई महिलाओं का क्या रोल रहा है इसमें। महिलाओं का रोल ये रहा है कि उदारवादी जो आंदोलन हुआ था उस समय ऑब्वियस सी बात है महिलाओं को अधिकार नहीं दिए गए थे। जैसे हमारे भारत की कंडीशन भी थी सेम, तो वही कंडीशन यहाँ पर भी है कि महिलाओं को केवल और केवल क्या था, राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का मुद्दा यहाँ पर भी विवादास्पद था। लोग एग्री नहीं थे कि महिलाओं को कितने अधिकार दिए जाएं, क्या क्या अधिकार दिए जाएं, लेकिन हाँ महिलाएं बड़ी संख्या में तमाम आंदोलनों में भाग लेती थी। अब जैसे ये आपकी जो यहाँ पर जो संसद फ्रैंकफर्ट में आयोजित की गई है, ये संसद का चित्र है, तो आप देखेंगे यहाँ पर नीचे तो 831 सदस्य हैं, ठीक है, निर्वाचित सदस्य हैं, साथ ही साथ राजतंत्र के समर्थक भी हैं, कुछ राजा भी यहाँ मौजूद हैं, ठीक है। ऊपर जो दर्शक दीर्घा में आप देख रहे हैं ये वाला ये सीन बताया गया है, ये सब महिलाएं हैं प्रेक्षक के रूप में, ऑब्जर्वर के रूप में, ऊपर से देख रही हैं क्रियाकलापों को, गतिविधियों को देख रही हैं कि नीचे चल क्या रहा है। लेकिन यहाँ पर वही बात बताई गई है कि भाई ये सब तो हो रहा था, लेकिन महिलाओं को अधिकार देने के पक्ष में शुरुआत में उदारवादी नहीं थे, इस बात के लिए एकमत नहीं हो पा रहे थे। तो यहाँ पर 11वां पॉइंट अब आप लिख लेना, उदारवादी आंदोलन के अंदर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का मुद्दा विवादास्पद था। हालांकि आंदोलन में वर्षों से बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया था, ये आप लिख लेना। अब इसी में एक महिला है, उनका महिला का नाम लिखवा दे रहा हूं नोट करके, तो नोट करके महिला के बारे में लिख लेना। इनका नाम है लुई ऑटो पीटर्स। तो ये राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है, इन्होंने महिलाओं की पत्रिका और बाद में एक नारीवादी राजनीतिक संगठन की स्थापना की है। नारीवादी का मतलब जानते होंगे, जो कि नारियों के अधिकारों के लिए लड़े, यानी नारियों में कोई विभेद ना करे, स्त्री पुरुष के आधार पर नारियों के साथ कोई भेदभाव ना करे, और नारियों की समस्याएं हैं जो उनके साथ संघर्ष की समस्याएं हैं उन सब के लिए वो लड़े, ठीक है। तो वो नारीवादी व्यक्ति कहलाता है। तो ऐसे करके इन्होंने नारीवादी संगठनों की स्थापना की है। तो आपने नोट में लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपने देख लिया जर्मनी वाला फ्रैंकफर्ट संसद जो हुई है, यहाँ पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। अब आगे बढ़ने पर फिर क्या होता है, आगे बढ़ने पर फिर यही देखने को मिलेगा। यहाँ पर आगे अगला पॉइंट आप नोट करेंगे, यहाँ पर 12वां पॉइंट, ये रूढ़वादी ताकतें 1848 में उदारवादी आंदोलनों को दबा पाने में कामयाब हुई। यानी कि यहाँ पर जब संसद में कोई निष्कर्ष नहीं निकला है, फिर यहाँ पर क्या हुआ है, सेना एंड में बुलाई गई है। यहाँ तक आपने देख लिया है। अब सेना बुलाई गई है तो ऑब्वियस सी बात है कि सेना उदारवादियों से ज्यादा किसकी सुन रही है, राजाओं की बात सुन रही है, यानी जो राजशाही में व्यक्ति हैं उनकी बात सुन रही है, उनके अधीन है। तो भाई सेना जिसके अधीन होगी ऑब्वियस सी बात है वो डंडे के दम पर, तलवार के दम पर, गोली के दम पर अपने अधीन जो चाहे वो कर ही लेगा। तो ऐसे करके उदारवादियों को फिर से दबा दिया गया है, लेकिन फिर से यहाँ पर राजतंत्र तो स्थापित किया गया है, लेकिन यहाँ पे पुरानी व्यवस्था कायम नहीं कर पाए हैं। ध्यान रखना आप कि देखिए कोई भी सुधार जब होता है, कोई परिवर्तन आता है, तो पुरानी व्यवस्था ऑब्वियस सी बात है कायम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लोगों को आदत नहीं होती उस चीज की, लोगों को आदत नहीं होती पुरानी जो है उस व्यवस्था की। तो लोग जो है नई व्यवस्था को इतनी जल्दी पुरानी व्यवस्था को इतनी जल्दी जो है छोड़ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही है कि पुरानी व्यवस्था जो चाह रहे थे, जिस तरह से राजतंत्र होना चाहिए, लोगों पर भूदासत्व वगैरह था, कर वगैरह अनाप शनाप लगाए जा रहे थे, वो उतने ज्यादा कर पर नहीं, इन्हें सुधारों के साथ इन्होंने जो है फिर से राजतंत्र स्थापित किया है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है। तो 12वां पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। तो यहां पर इसमें सब पॉइंट आप लिखेंगे। उन्होंने, यानी किन्होंने, रूढ़वादी ताकतें, रानी राजशाही है, उन्होंने 1848 के बाद के वर्षों में, यानी उन्होंने 1848 के बाद मध्य और पूर्वी यूरोप की, उन्होंने 1848 के बाद मध्य और पूर्वी यूरोप में उन परिवर्तनों को आरंभ किया, मध्य और पूर्वी यूरोप में उन परिवर्तनों को आरंभ किया जो पश्चिमी यूरोप में 1815 से पहले हो चुके थे। यानी आपको याद होगा कि पश्चिमी यूरोप में जो आई थी क्रांति, वो 1789 की क्रांति के बाद ही आई थी, फ्रांस की क्रांति के बाद। और 1789 के बाद यहाँ पर 1803 में जो है फिर से नेपोलियन का उदय हो गया है, नेपोलियन रहा है। 1815 में नेपोलियन की हार हुई है। घटनाक्रम पूरा आप याद रखिए। 1815 में ही यहाँ पर वियना कन्वेंशन हुआ है, वियना संधि हुई है। उसके बाद पुरानी वाली व्यवस्था पुनः स्थापित कर दी गई है, राजतंत्र वाली, लेकिन इसमें सुधार के साथ की गई है स्थापित। लेकिन यहाँ पर इनका उद्देश्य यही था कि हम 1815 वाली व्यवस्था ना अपनाकर इससे पहले की जो व्यवस्था यहाँ पर रही है, जो 1789 के बाद की व्यवस्था रही है संवैधानिक तंत्र वाली सुधार के साथ, तो वो सुधार के साथ जो नेपोलियन ने विचार अपनाए थे, नेपोलियन ने जो कार्रवाइयां की थी, उन कार्रवाइयों को ही रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये नोट कर लिया होगा आपने 12वें का सब पॉइंट।
तो इस प्रकार इन्होंने क्या किया है सुधार, इन्होंने हैब्सबर्ग अधिकार वाले क्षेत्रों में और रूस में भूदासत्व खत्म कर दिया और बंधुआ मजदूरी वाली प्रथा थी वो भी खत्म कर दी। नए सुधारों में इन्होंने ये काम किया है। इस प्रकार हैब्सबर्ग अधिकार वाले क्षेत्रों, हैब्सबर्ग साम्राज्य है, तो वहां से और रूस के में जो है यहाँ पर इन्होंने जो भूदासत्व है, यानी कृषि दास हैं, जमीन वाले यानी खेती करने वाले दास हैं और बंधुआ मजदूर हैं, वो उन्होंने समाप्त कर दिए हैं। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे परिवर्तन देख लिया। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए अब अगली हेडिंग आपकी है जर्मनी और इटली का निर्माण। अब देखिए यहां पर इसमें पहली हेडिंग आपकी डालेंगे जर्मनी, और जर्मनी में सेना राष्ट्र की निर्माता। देखिए ये क्यों कहा गया है, ये कहा गया है जो फ्रैंकफर्ट वाली आपकी संसद आयोजित की गई थी उसके बाद कोई निष्कर्ष अब नहीं निकल पाया है, तो ऑब्वियस सी बात है जो वहां के पुराने शासक थे उन्हें सेना का सहारा लेना पड़ा है और ऐसे करके जर्मनी का एकीकरण हुआ है। जर्मनी जो 39 महासंघों को मिलाकर जर्मन महासंघ बनाया गया था उसे फिर जर्मन राष्ट्र का नाम दिया गया है। ठीक है, यानी तो ये आप देखेंगे जर्मनी, तो ये जर्मनी का निर्माण हुआ है वास्तव में सेना यानी सेना के दम पर हुआ है, यानी सेना राष्ट्र की निर्माता है। यहाँ पर आप ये देखेंगे, यहाँ पर इसे लौह और रक्त की क्रांति भी कहते हैं। लौह और रक्त, लौह रक्त का मतलब आप जान रहे होंगे तलवार के दम पर। तो आपके यहाँ अगर हम देखें लौह रक्त या सेना राष्ट्र की निर्माता, तो हमारे यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, उन्हें भी ये तरीका अपनाना पड़ा था। यानी 1947 के बाद कुछ रियासतें इस प्रकार से थीं कि वो देश में विलय ना तो अपने करने के पक्ष में थी, ना पाकिस्तान जाने के पक्ष में थी, ना तो देश में अपना विलय करने के पक्ष में थी, यानी भारत में अपना विलय करने के पक्ष में थी, स्वतंत्र रहना चाह रही थी, अपनी मनमानी चला रही थी। तो मजबूरन यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी उन रियासतों को अपने अधीन लेने के लिए हल्के फुल्के बल का प्रयोग करना पड़ा है। जैसे हैदराबाद का निजाम, सबसे शैतान हैदराबाद का निजाम ही था, तो उसे भी अपने अधीन पर कर लिया है। तो यहाँ पर ऐसे करके यहाँ पर कभी कभी माना जाता है सेना राष्ट्र के लिए अच्छी भी होती है और कहीं कहीं इस चीज की आलोचना भी होती है। तो सेना राष्ट्र की निर्माता क्या हो सकती है, तो ये लौह रक्त वाली नीति से ही यहाँ से आया है। देखिए इन सब के बारे में इनमें डिटेल में यहाँ पर इस किताब में नहीं दिया गया है, या आप जब स्टैंडर्ड बुक वगैरह इसके बारे में पढ़ेंगे वहां पर आपको इन डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो मैंने केवल बता दिया है सेना राष्ट्र की निर्माता, इसे लौह और रक्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है जर्मनी के निर्माण को। तो यहाँ पर हम देखेंगे फिर क्या हुआ है। तो पहला पॉइंट यही है। देखिए 1848 के बाद जो उदारवादियों की हरकत थी, उदारवादियों की हरकत यही थी, तो उनका फिर जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा, यानी लोगों की भावनाएं और निष्ठा उनमें से खत्म होने लगी। तो यहां पर फिर क्या हुआ, आगे बढ़ने पर यह होता है, आगे सब पॉइंट नोट करेंगे। उदारवादियों में 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र बनाने की या शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया, मगर यह पहल राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दी। ये आप नोट कर लेना। देखिए इनके बारे में भी जिक्र मैंने कर चुका हूं, तो मैं यहां पर डायरेक्ट लिखवा ही रहा हूं, क्योंकि यहां पर क्या था 1848 में कोशिश की थी जर्मन महासंघ ने विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया, लेकिन क्या हुआ, ये उनकी जो पहल थी वो राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दी है। अब देखिए फौज की जो ताकत है उसने इन्हें उदारवादियों को दबा दिया है, तो उन्हें उदारवादियों को दबाने के लिए काफ़ी सारे लोग इनके अपोजिशन में थे, तमाम जमींदार वगैरह थे। देखिए भूस्वामी वगैरह हैं, जमींदार वगैरह हैं, वो क्यों चाहेंगे कि भाई यहाँ पर देश उदारवादियों के अधीन जाए, यानी एक संवैधानिक देश बने। संवैधानिक देश बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है उनके हाथ से जो तमाम जमीनें वगैरह वो छीन ली जाएंगी, तो वो नहीं चाहेंगे। वो तो उन्होंने अपनी निष्ठा जो है राजतंत्र में रखी। तो राजशाही ने फिर क्या किया गया है, उसके पश्चात फिर क्या हुआ है, उसके पश्चात ये हुआ है जो प्रसा के राजा का नाम आगे चल रहा था, ठीक है, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ। तो फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने अपनी हाथ में कमान ले ली है। तो यहां पर आप सेकंड पॉइंट अब आप नोट करेंगे, उसके पश्चात प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाला। यानी कि यहां पर उसके बाद क्या किया है कि प्रसा जो है, प्रसा के जिस राजा का नाम आगे किया था जर्मनी वालों ने, जर्मनी के उदारवादियों ने, वही राजा जो है यहां पर आगे आ गया है जर्मनी के निर्माण के लिए। तो यहां पर सेकंड पॉइंट आप लिख लेना। तो यहां पर इस राष्ट्र की अध्यक्षता के लिए आप यहां पर नोट करेंगे, यहां पर नेतृत्व संभाल लिया। ठीक है, ये आपने यहां पर नोट कर लेना सेकंड पॉइंट। आगे बढ़ते हैं यहां पर। अब देखिए यहां पर एक प्रसा का प्रमुख मंत्री था, यहां लिख लेना प्रसा, उसका की जगह प्रसा लिख लेना। प्रसा का प्रमुख मंत्री जिसका नाम था ऑटो वान बिस्मार्क, वो इस प्रक्रिया का जनक था। यानी कि यहां पर सेना को लाने में, सेना को बुलाने में, सेना से और जो उदारवादी है उनको दबाने में यहां पर सबसे बड़ी भूमिका जो रही है ऑटो वान बिस्मार्क की रही है। और बिस्मार्क के बारे में कार्टून भी दिया हुआ है यहां पर, उस कार्टून को मैं दिखा दे रहा हूं। ये रहा कार्टून, आप देख पा रहे हैं बिस्मार्क को एक हाथ में हंटर लिए हुए दिखाया गया है और
संसद को, जैसे राइक्सटैग कहते हैं वहाँ पर जर्मनी में, जर्मन भाषा में राइक्सटैग कहते हैं संसद को, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट कहते हैं, वहाँ से राइक्सटैग कहते हैं। तो वहाँ देख रहे हैं कि जब अपना हंटर चला रहा है तो ऑब्वियस सी बात है जितने जो निर्वाचित सदस्य हैं वो डर के मारे टेबलों के नीचे छुप गए हैं। यानी कि यहाँ पर कहा जा सकता है कि जो प्रसा का जो मंत्री है ये ऑटो वान बिस्मार्क, तो ऑटो वान बिस्मार्क ही जो था, इसकी वजह से सेना जो एंटर की थी संसद में और एंड में उदारवादियों को फिर यहाँ पर दबना पड़ा है। तो यहाँ पर लिख लेना प्रसा का प्रमुख मंत्री, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब पॉइंट लिख लिया होगा आपने प्रसा के बारे में, सेकंड का पहला सब पॉइंट। अब क्या होता है, 7 वर्ष का एक संघर्ष चला है, 7 में का सेकंड सब पॉइंट। तो इस दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रसा की जीत भी हुई है और ऐसे करके एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई है। यानी 7 वर्षों का संघर्ष चला है। 7 वर्षों के दौरान जो शक्तियां जर्मनी के एकीकरण में बाधा बन रही थी, उन जर्मनी के एकीकरण में बाधा बनने वाली शक्तियों से जो है प्रसा जो है वो जीतता गया है और एंड में क्या हुआ है, एकीकरण यानी जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया। जो कि बाधा ये शक्तियां बन रही थी, ऑस्ट्रिया वाले बन रहे थे, डेनमार्क वाले बन रहे थे, फ्रांस वाले बन रहे थे, इन्हें भी जीत लिया है। तो ऑब्वियस सी बात है बाधा बने ही नहीं। तो ऐसे करके यहाँ पर थर्ड सब पॉइंट में नोट करेंगे, जनवरी 1871 में क्या हुआ है, वर्साय में एक समारोह हुआ और प्रसा के राजा विलियम प्रथम, ठीक है, प्रसा के राजा विलियम प्रथम लिख लेना आप। यानी कि यहाँ पर प्रसा के राजा का पूरा नाम जो है काइजर विलियम प्रथम है। काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में एक नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई और प्रसा के राजा काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में, काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में एक, यानी काइजर विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। ये आप नोट कर लेना, ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा आई होप। अब चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। अब ये तो जर्मनी का यहां पर एकीकरण हो गया है। अब बात कर लेते हैं इटली। इटली का क्या सीन है, यानी जर्मनी तो आपने देख लिया, जर्मनी के बारे में यहां पर थोड़ा सा मैप में आ जाते हैं। मैं मैप ही देख रहा था, ऊपर जो करके मैंने स्क्रॉल किया था वो देखने का रीजन ये था, मुझे लगा मैप ऊपर है। मैप आपका ये है, ठीक है। तो ये प्रसा 1866 से पहले प्रसा दिखाया गया है, ऑस्ट्रो प्रसा दिखाए गए हैं, ये राज्य जहां पर आप दिख रहे होंगे। जर्मन साम्राज्य छोटा सा था यहाँ पर ये, ठीक है, कैसे इसका विस्तार हुआ है वो बताया गया है। जर्मन साम्राज्य का कैसे ये पहुंचा है ऊपर तक पूरा, तो वो बताया गया है। प्रसा का एकीकरण यहाँ पे दिखाया गया है, जर्मनी का एकीकरण यहाँ बताया गया है, जर्मन का एकीकरण कैसे किया गया है यहाँ से, ठीक है, ये वाला हिस्सा, तो वो आप मैप में देख पा रहे हैं। अब जैसे ही इटली का भी यहाँ पर दिखाया गया है कि इटली की स्थिति क्या है। इटली एकीकरण से पहले इटली का क्या हाल है, तो एकीकरण से पहले इटली का ये हाल था कि यहाँ पर दक्षिण में इनका जो था वो सिसिलियों का राज्य था, यहाँ पर मध्य में इनके यहाँ पेपल राज्य था, ठीक है, ऊपर जो है यहाँ पर सेवाई सर्डिनियों का राज्य था, ठीक है, लैम्बार्डी वेनेसिया थे, इन पर राज्य था इनका, तो ये बताया गया। और एंड में फिर एकीकरण के बाद क्या हुआ है, पूरा जो है ये पूरा जो है इटली बन पाया है। तो यहाँ पर भी आपको यही सब चीजें लिखनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे इटली में भी आप देखेंगे, इटली में आपने हेडिंग डाल ली होगी। तो 19वीं सदी में जब हम इटली में आते हैं तो 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था, ठीक है, जिसमें से केवल एक सार्डिनिया पीडमांट में एक इतालवी राजघराने का शासन था। यानी कि यहाँ पर एक जगह है सार्डिनिया पीडमांट, तो सार्डिनिया पीडमांट में केवल क्या है, एक इतालवी परिवार का यहाँ पे शासन था और बाद बाकी सब कौन थे, बाद बाकी जो विभिन्न शासकों ने कब्जा कर रखा था, ठीक है। ये सार्डिनिया पीडमांट लिख लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं। उत्तरी भाग जो था वो ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्ग के अधीन था, यानी उत्तरी भाग में ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग शासकों के अधीन क्षेत्र था उत्तरी भाग इसका, ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग थे, ठीक है, हैब्सबर्ग के घरानों के अधीन था ये क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। और जो मध्य भाग है वो पोप का शासन था, यानी पेपन राज्य जो है, पेपन राज्य आप देख पा रहे हैं, पेपल राज्य, तो ये पोप का शासन है यहाँ पर, ठीक है, ये आप लिख लिया होगा। और दक्षिणी क्षेत्र जो था वो स्पेन के बूर्बो राजा थे, ठीक है, दक्षिणी क्षेत्र में, तो सिसिली वो उनके अधीन था। दक्षिणी राज्य जो है, क्षेत्र जो है स्पेन के जो है स्पेन के बोल रहा हूं मैं, ये दक्षिणी लिख लिया होगा, स्पेन के बूर्बो राजा जो थे उनके अधीन था। तो ऐसे करके ये 7 इलाकों में बटा हुआ पूरा इटली है, ये आपने लिख लिया होगा पहला पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हम देखेंगे जो जूसेफ मेस्सिनी का नाम आपने पूरे पहले सुना था, जिसने गुप्त संगठन बनाए थे, तो जूसेफ मेस्सिनी ने फिर यहाँ पर क्या किया है, तो 1830 के दशक में सबसे पहले जूसेफ मेस्सिनी ने ही एकीकृत यानी इटली को एक करने का यहाँ पर कवायद शुरू की है। तो यहाँ पर ये पॉइंट लिख लेना, यानी सबसे पहले जो इटली को एक करने का सपना जो देखा था वो जूसेफ मेस्सिनी यानी कि एक गुप्त संगठन का जो संचालक था उसने ही देखा था।
लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर तमाम विद्रोह वगैरह हुए हैं, तो उस चक्कर में असफलता भी हुई है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप इसमें सब पॉइंट आप नोट करेंगे कि 1831 और 1848 में क्रांतिकारी विद्रोहों की सफलता से युद्ध के जरिए इतालवी राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी अब जो थी वो सार्डिनिया पीडमांट के शासक एक रहे हैं विक्टर इमैनुअल द्वितीय पर आ गई है। यानी कि जो जिम्मेदारी है इटली को एक करने की जिम्मेदारी अब किस पर आ गई है। तमाम जो क्रांतियां हुई, उदारवादियों ने क्रांतियों की कोशिश की, उन्हें वो एक नहीं कर पाए, पर ये जिम्मेदारी आ गई है सार्डिनिया पीडमांट के शासक, यानी कि जो सार्डिनिया पीडमांट के वही शासक हैं जो इतालवी राजघराने से बिलोंग करते थे, पुराने इतालवी राजघराने से बिलोंग करते थे। उन्होंने अब कवायद शुरू की है कि इटली को हम एक करेंगे, अपने जो हमारा पूर्वजों वाला कब्जा वाला क्षेत्र है उसे मुक्त कराएंगे। तो यहाँ पर सेकंड का सब पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो सार्डिनिया पीडमांट है, तो इस राज्य का एक प्रमुख मंत्री है जिसका नाम है काबूर। तो काबूर ने क्या प्रयास किया है, तो मंत्री प्रमुख काबूर जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया, ठीक है। ये ना तो एक क्रांतिकारी था कोई और ना ही ये जनतंत्र में विश्वास रखने वाला व्यक्ति था काबूर। काबूर का जिक्र किया गया है काफी बार यहाँ पर। तो काबूर केवल काबूर ने अपने राजा का पालन किया, राज्य यानी राजा के आदेश का पालन किया है। जो इमैनुअल द्वितीय हैं, विक्टर इमैनुअल द्वितीय हैं शासक, इनके आदेश का पालन किया है। और उसने क्या किया है, अभियान छेड़ दिया है, ठीक है, यानी एक अभियान छेड़ दिया है प्रदेशों की एकीकृत करने वाला। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर इसने जो अपनी नीति अपनाई है काबूर ने, यानी कि जो सार्डिनिया पीडमांट का जो शासक है विक्टर इमैनुअल द्वितीय, इसका जो मंत्री है काबूर, इसने जो नीति अपनाई है, इस नीति से क्या हुआ है, इसने फ्रांस से सार्डिनिया पीडमांट की एक जो है कूटनीतिक संधि करवाई है। इसके पीछे काबूर का ही हाथ था। और ऐसे करके सार्डिनिया पीडमांट 1859 में ऑस्ट्रिया के जो बल थे, ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग वाले साम्राज्य वाले बल थे, उन्हें हरा पाने में ये कामयाब रहे हैं, ठीक है, कामयाब हुआ है। यहाँ पर आप नोट कर लेना इसी में सब पॉइंट, थर्ड का सब पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो इन्होंने युद्ध लड़ा है पूरा, इसमें युद्ध लड़ने में ये तो मंत्री हो गए, लेकिन इनका सेनापति एक अलग रहा है। सेनापति का नाम है जूसेपे गैरिबाल्डी। समझने वाली बात है, शासक कुछ अलग है, शासक का नाम इमैनुअल विक्टर इमैनुअल है, मंत्री काबूर है, लेकिन सेनापति यहां पर कोई और है। सेनापति है जूसेपे गैरिबाल्डी, जिन्होंने सेना का नेतृत्व किया है। तो यहां पर जूसेपे गैरिबाल्डी का भी यहाँ पे जिक्र आया है। जूसेपे गैरिबाल्डी ने जो सेना का नेतृत्व किया है, इन्होंने एक काम किया है, इन्होंने ये काम किया है कि सेना तो थी जो भी साथ इनके साथ जो भी ट्रेंड सैनिक थे, इसके अलावा इन्होंने जो स्वयं सेवकों के रूप में जो आसपास की जनता थी, आसपास के कृषक थे, उन्हें भी अपनी सेना में शामिल कर लिया है। और ऐसे करके सेना का आकार काफी बड़ा होता चला गया है और ऐसे करके इलाके ये जीतते चले गए हैं। तो यहां पर आप इसमें सब पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर, यानी कि थर्ड का सेकंड सब पॉइंट आप लिखेंगे। इसमें लिखेंगे आप, इस युद्ध में जूसेपे गैरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया। आगे बढ़ते हैं। थर्ड सब पॉइंट इसी में ही। 1860 में वे दक्षिण इटली और 2 सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गए और स्पेनी शासकों को हटाने, ठीक है, साथ ही साथ स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में ये सफल रहे। स्थानीय किसानों के समर्थन के कारण ये क्या कर पाए हैं, वहां पर सिसिलियों का जो राज्य था, स्पेन के पूर्व राजवंश के सिसिलियों का जो राज्य था, उसे हटा पाने में ये कामयाब हो पाए हैं। ऐसे करके फिर क्या हुआ है, 1861 में आते आते यहां पर इमैनुअल को जो है, विक्टर इमैनुअल को द्वितीय शासक घोषित कर दिया गया, यानी इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया एंड में। ये आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए इटली का एकीकरण जो हुआ है, इसमें एक बड़ी समस्या रही है। समस्या ये रही है, देखिए कभी कभी क्या होता है, जाने अनजाने में कुछ काम जनता कर देती है, तो वही काम यहाँ पर हुए हैं। जैसे आपने देखा होगा, आप काफी बार प्रजा की जो निष्ठा जो होती है वो राजा से ज्यादा रानियों में होती है। भाई हमारी रानी है, महारानी है हमारी, ऑब्वियस सी बात है, उन्हें लगता है भाई रानी बड़ी सुंदर है, थोड़ा मनमोहक लेती हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जनता का घुमाव वहीं होता है। तो यहाँ पर क्या था, लोग इतालवी का मतलब नहीं जानते थे। यानी बड़ा हास्यास्पद मुझे ये लगा कि यहाँ पर जो वहाँ का लोग थे इस क्षेत्र के, वो इतालवी क्या है या इटली को एक करना है, एकीकरण करना है, उन्हें इससे मतलब नहीं था। उन्हें ये मालूम था कि भाई इतालवी नाम ले रहे हैं, इटालिया नाम चिल्ला रहे हैं, वो महारानी का नाम होगा, यानी विक्टर इमैनुअल की पत्नी का नाम होगा, इसलिए हम इनका सहयोग कर देते हैं। तो यहाँ पर जाने अनजाने में सहयोग जो कर दिया है इन्होंने, इसकी वजह से इटली पूरा एक हो गया है।
ठीक है। तो थोड़ा सा कभी कभी वही मैं कहता हूँ, जनता जनार्दन कभी कभी काम बेटर भी कर देती है, तो वो बेटर काम में उनका यही काम है। इटालिया को ये लाटालिया समझ गए, यानी ये समझे कि विक्टर इमैनुअल की पत्नी है का नाम है ये, और अपनी पत्नी की वजह से ये जो है राजा ने मुहिम छेड़ी है, तो उस मुहिम में हमें भी हिस्सा लेना है, ये लोग ऐसा समझ गए हैं। यानी ठीक है, ऐसे मान लीजिए जैसे हमारे यहाँ असहयोग आंदोलन हुआ, गांधी जी ने जो कह दिया था कि आपके जो जो मुद्दे हों आप उन सब मुद्दों को लेकर अंग्रेजों के खिलाफ हो जाइए। तो लोगों के जो भी मुद्दे थे, किसानों के जो मुद्दे थे, जो यहाँ पर जो आपके छोटे छोटे जो है कामगार थे, ठीक है, काम करने वाले थे, हस्तशिल्प वगैरह वाले कामगार थे, उनके जो जो मुद्दे थे सब ने अपने अपने स्थानीय मुद्दे जोड़ लिए और असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। किसी का कोई कॉमन मुद्दा नहीं था, सबके अलग अलग मुद्दे थे। बस गांधी का कहना इतना ही था, गांधी जी का, कि आपके जो भी मुद्दे हों, आपका जिस बात को लेकर अंग्रेजों से आप परेशान हो, आप असहयोग आंदोलन में कूद जाइए। तो वही यहाँ पर भी हुआ। जैसे जाने अनजाने में यहाँ पर भी उन्होंने लगा कि भाई हमारी महारानी ने राजा से डिमांड की है एक करने की, तो हम भी सहयोग दे देते हैं। तो यहाँ पर वही हुआ है। तो यहाँ पर अब आप जाते जाते चौथा पॉइंट नोट कर लेना कि इटली के अधिकांश निवासी, जिनमें निरक्षरता की दर काफी ऊंची थी, ये नोट कर लेना, उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधारा से अनजान थे। इसी में सब पॉइंट, उन्होंने इटालिया के बारे में कभी सुना ही नहीं था और ये मानते थे लाटालिया जो है विक्टर इमैनुअल की पत्नी थी, यानी बस अपनी महारानी के लिए ये लोग समर्पित हो गए। आप ऐसे जान लीजिए। ऐसे करके पूरा इटली एक हो गया। देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति हैं ज्यूसेपे गैरिबाल्डी, ये काफी फेमस व्यक्ति रहे हैं। इस क्रांति में इनका बहुत ज्यादा योगदान रहा है। जैसे आपको देखेंगे ऑटो वॉन बिस्मार्क का योगदान जर्मनी में रहा है, ठीक इसी प्रकार से जो ज्यूसेपे गैरिबाल्डी है उनका योगदान इटली के लिए रहा है। तो जैसे आपको इनके बारे में तो इस किताब में ज़्यादा नहीं है, इनके बारे में भी आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। जो भी जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी बड़े एग्जाम की, ठीक है, टीजीटी पीजीटी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं आप, तो आपको जो है ऑटो वॉन बिस्मार्क वाली इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ये मैं क्लियर कर दे रहा हूँ आपको लिए, ठीक है। तो वैसे ही ज्यूसेपे गैरिबाल्डी का क्या योगदान रहा है देश के लिए, ये यहाँ पर दिया हुआ है, तो वो आपको मैं लिखवा दे रहा हूँ। और खास करके आपके जो स्टूडेंट हैं यहाँ पर, देखिए यूपीएससी वगैरह में भी यहाँ पर ये पूछा गया है ये वाला। इसके अलावा जो 10th क्लास के स्टूडेंट हैं वो भी ध्यान रखें, वो एग्जाम में आता है। ज्यूसेपे गैरिबाल्डी के बारे में पूछा गया है, ज्यूसेपे गैरिबाल्डी का क्या योगदान रहा है, कैसे ये जुड़े हैं आंदोलन से, तो पूछा गया है। तो यहाँ पर इसी में ही यहाँ पर अगली सब हेडिंग इटली में ही बना देना, ज्यूसेपे गैरिबाल्डी। कब से कब तक, 1807 से लेकर 1882। 7 में जन्म हुआ है, 82 में मृत्यु हुई है। जन्म जो है इनका खास करके एक तटीय व्यापार, यानी तट में इलाके पर रहने वाला परिवार था, तटीय व्यापार करता था, तो उसमें हुआ है जन्म इनका। लेकिन शुरुआत में क्या था, नौसेना में एक नाविक रहा था, एक नाव चलाने वाला व्यक्ति था शुरुआत में ये। तो यहाँ पर आप लिख लेना, आप इसका जन्म पहला पॉइंट करके, इसका जन्म तटीय व्यापार में संलग्न परिवार में हुआ, तटीय व्यापार में संलग्न परिवार में हुआ, और वह स्वयं व्यापारिक नौसेना में एक नाविक था। आगे बढ़ते हैं। 1833 में क्या होता है, उसकी मुलाकात जो है मेस्सिनी, यानी कि जो आपका ज्यूसेपे मेस्सिनी था, ठीक है, उससे इसकी मुलाकात हुई है, ठीक है। तो उससे मुलाकात हुई है और ये ऐसे करके यंग इटली आंदोलन से जुड़ गया है, ठीक है। और यहां पर 1834 में जो पीडमांट का जो गणतंत्री विद्रोह हुआ था, वहां पर भी इसने भाग लिया था। इसी में सब पॉइंट, यह विद्रोह कुचले जाने के कारण उसे दक्षिण अमेरिका भागना पड़ा, जहां पर ये गैरिबाल्डी लगभग जो है, यानी कि जहां पर यह 1848 तक निर्वासन में रहा। यानी जो विद्रोह था, इस पीडमांट वाले विद्रोह में ये एंटर किया है, सहयोग दिया है इसने, लेकिन पीडमांट वाला विद्रोह कुचल दिया है। कुचलने की वजह से इसे जो है देश छोड़ के भागना पड़ा है। तो ऐसे करके ये वहां से 1848 तक निर्वासन में रहा है। फिर से क्या होता है, इसकी एंट्री जो है 1854 में आगे होती है। 1854 में इसने विक्टर इमैनुअल द्वितीय इनका समर्थन किया है। अब यहीं पे सब पॉइंट, 1860 में क्या है, गैरिबाल्डी ने दक्षिण इटली की तरफ एक अभियान चलाया है, इसका नाम है एक्सपीडिशन ऑफ द 1000, यानी 1000 लोगों का अभियान नेतृत्व किया है इसने, ठीक है, नेतृत्व किया है, लिख लेना आप। जिसमें स्वयं सेवकों के जुड़ने के कारण, जिसमें स्वयं सेवक जुड़ते चले जाने के कारण रेड शर्ट्स के नाम से लोकप्रिय हुए हैं, यानी कि लाल शर्ट वाले कहे गए हैं ये लोग, लाल शर्ट पहनते थे तो लाल शर्ट वाले कहे गए हैं। ठीक इसी प्रकार से आपने देखेंगे हमारे भारत में भी आपको आया याद होगा लाल कुर्ती, लाल कुर्ता, ठीक है। तो वो लोग भी सेम इसी तर्ज पर थे, यानी जैसे जैसे आप देखेंगे हमारे यहाँ कोई अलग नहीं हुआ है, हमारे यहाँ भी पैटर्न वही फॉलो किया गया है जो पैटर्न यूरोप में फॉलो रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ के जो भी चिंतक वगैरह थे, राजनीतिक वगैरह थे, या फिर ऐसे व्यक्ति जो इन सब क्रांतियों पर अध्ययन कर रहे थे, तो उन्होंने वही रवैया अपनाया है जो रवैया यहाँ पे अपनाया जा चुका था।
तभी हमें जो है यहाँ पर हम देखेंगे हमारे यहाँ भी एक दिन आकर फिर आज़ादी हमें मिली है। तो ये आपने लिख लिया होगा थर्ड का सब पॉइंट करके। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर वही बताया गया है कि कैसे कैसे हटाया गया है। तो 1867 में क्या हुआ है, यहाँ पर चौथा पॉइंट, 1867 में गैरीबाल्डी के नेतृत्व में स्वयंसेवकों ने क्या है, पेपल जो पोप वाला राज्य है, ठीक है, और यहाँ पर इसे अपने अधीन कर लिया है। यानी ये अंतिम बाधा था पोपल वाला, ठीक है। लेकिन पेपल में दिक्कत ये थी, पेपल से जब ये लड़ रहे थे तो लड़ने के समय क्या था, इनके सैनिक जो थे साथ में स्वयंसेवक वो ट्रेंड तो थे नहीं, तो ट्रेंड ना होने की वजह से वहाँ पर टिक नहीं पाए। लेकिन फिर से क्या होता है, 1870 में एक संधि हो जाती है फ्रांस से, ठीक है। तो प्रसाद यहाँ पे क्या होता है, प्रसाद से युद्ध के दौरान फ्रांस ने जो पेपल में अपने सैनिक तैनात थे तो वो सैनिक हटा लिए हैं और ऐसे करके पेपल पर ये अपना कब्जा कर पाए हैं एंड में। तो यहाँ पर चौथे का सब पॉइंट नोट कर लेना आप। तो ये तो जूसेपे गैरीबाल्डी के बारे में आपने देख लिया कि भाई गैरीबाल्डी कौन था। अब अगली हेडिंग अब आपकी आती है ब्रिटेन। ब्रिटेन के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर, ब्रिटेन यानी ये अजीब दास्तान। अजीब दास्तान का मतलब क्यों लिखा है, अजीब दास्तान का मतलब इसलिए लिखा है कि ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन के बारे में कहते हैं सबसे आदर्श राष्ट्र राज्य का मॉडल ब्रिटेन में रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में भी जो क्रांति हुई है छल के साथ ही हुई है। छल के साथ ब्रिटेन ने अपने आसपास के जो कबीले हैं, अपनी आसपास की जो संस्कृतियां हैं उन्हें दबाया है और उनके ऊपर अपनी संस्कृति को थोप कर जो है ये ग्रेट ब्रिटेन बना है। आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर ब्रिटेन पहले से अस्तित्व में नहीं था, ब्रिटेन बहुत बाद में अस्तित्व में आया है। तो ये एक राष्ट्र राज्य का मॉडल आदर्श ग्रेट ब्रिटेन नहीं है, यानी कि कहते नहीं द ग्रेट ब्रिटेन, द ग्रेट नहीं है ये ग्रेट तो उन्होंने अपने मन से लगा लिया है। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा जो है अत्याचार हुआ है, तब ये जाके अपने आप में अधीन कर पाए हैं। तो आप ब्रिटेन के बारे में आप लिख लेना यहाँ पर। चलिए बात करें हम ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन में भी यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कोई एक ब्रिटानी राष्ट्र नहीं था पूरा। ये 18वीं सदी के पहले ब्रिटानी राष्ट्र था ही नहीं। पहला पॉइंट आप ये नोट कर लेना। ब्रिटानी द्वीप समूह में यहाँ पर 3 तरह के लोग रह रहे हैं। कौन कौन से रह रहे हैं, यहाँ पे अंग्रेज रह रहे हैं, वेल्स रह रहे हैं, स्कॉट या आयरिश रह रहे हैं। और इनकी मुख्य पहचान क्या है, एक निर्जाति है। निर्जाति का मतलब कि अपनी अपनी एक समुदायों से या अपनी अपनी कह सकते हैं, हमारे यहाँ जनजातियाँ जिस प्रकार से होती हैं उनकी एक अलग कल्चर होता है, अलग पहचान होती है। उसी प्रकार इनकी पहचान भी अपने अपने समुदायों से थी, ठीक है। यानी उनका सांस्कृतिक उद्गम वगैरह, पहचान वगैरह सब एक जैसी है। एक साझा नस्ली जनजाति या सांस्कृतिक उद्गम, ठीक है, या फिर पृष्ठभूमि और या फिर पहचान जो भी सेम हो, तो वो यहाँ पर इनकी पहचान जो है वो निर्जाति है, यानी अपने अपने समुदाय तक है। किसी देश को लेकर नहीं है या फिर पूरे देश को एक पद करके नहीं है पहचान, अपने अपने समुदाय तक पहचान है। तो पहला पॉइंट और पहले के सब पॉइंट आपने नोट कर लिए होंगे। बाद में क्या होता है, धीरे धीरे करके यहाँ पर जो अंग्रेज हैं, अंग्रेजों को आंग्ल कहा जाता है, एंग्लो। आपने सुना होगा क्योंकि अंग्रेजी जो होते ही बोलते हैं, इसलिए इन्हें एंग्लो या आंग्ल भी कहा जाता है अंग्रेजों को, ठीक है। तो एंग्लो जो है यानी आंग्ल जो है धीरे धीरे जो, यानी कि अंग्रेजों की पहले एक संसद बनी हुई थी आंग्ल संसद। तो आंग्ल संसद ने धीरे धीरे क्या किया है, अपनी जो कवायद है, दूसरे जो कबीले हैं, दूसरे समुदाय उन पर उनके वाले क्षेत्र को हड़पने के लिए वो कवायद है वो स्टार्ट कर दी है। उस कवायद में आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आप सेकंड पॉइंट नोट करेंगे कि एक लंबे टकराव और संघर्ष के बाद आंग्ल संसद ने 1688 में राजतंत्र से ताकत छीन ली। यानी यहाँ पे राजतंत्र जो स्थापित था पहले, उस राजतंत्र से ताकत छीन ली। यानी अब जो राजतंत्र यहाँ पे रह गया है वो केवल और केवल संसद के अधीन रहने वाला राजतंत्र रह गया है। संसद जो चाहेगी वही राजा को मानना पड़ेगा, ठीक है। ये राजा के हाथ में ताकत नहीं रही, अब संसद के हाथ में ताकत आ गई है। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट यहाँ पर आपने नोट कर लिया हुआ। और ऐसे करके क्या हुआ है, इस संसद के माध्यम से क्या हुआ है, एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ है। यानी यहाँ पे राष्ट्र राज्य का मतलब वही राष्ट्र राज्य जिसमें अपना खुद का संविधान होगा, अपने खुद के रूल्स रेगुलेशन होंगे और पूरा जो है संवैधानिक तंत्र होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि भाई देश का जो प्रमुख के रूप में हमने राजा को ही बिठाए रखा है, लेकिन उसे संसद के अधीन रहना है। तो यहाँ पर इनका केंद्र क्या था, केंद्र इनका इंग्लैंड था। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ऐसे करके यहाँ पर जो स्कॉटलैंड वाला क्षेत्र है, यहाँ पर इनकी स्कॉटलैंड के क्षेत्र के साथ एक संधि होती है। थर्ड पॉइंट नोट करेंगे, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में हुआ है, जिसे यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। यानी कि यहाँ पर इन्होंने एक स्कॉटलैंड के साथ एक संधि की है, एक्ट ऑफ यूनियन, और एक्ट ऑफ यूनियन करने की वजह से इन्हें यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का फिर गठन हो गया है। थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं और मैप में देखकर आपको और भी चीजें अपने माइंड में क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए सबसे पहले हम मैप में ही चलते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, नीचे इंग्लैंड है, बीच में वेल्स है, वेल्स अपने आप इनके हाथ में आ गया। स्कॉटलैंड वाला हिस्सा थोड़ा बड़ा था, स्कॉटलैंड वाले दिक्कत दे रहे थे। और साइड में आयरलैंड में यहाँ पर ये उत्तरी आयरलैंड है और ठीक है, और ये पूरा जो है आयरलैंड है, आपने देख लिया होगा। तो यहाँ पर
अभी जो वर्तमान में स्वरूप है यानी यूनाइटेड किंगडम जिसे हम बोलते हैं, तो वहां पर इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड को मिलाकर आपका जो है यूके बनता है। ठीक है, केवल ग्रेट ब्रिटेन की बात करें तो ग्रेट ब्रिटेन में 3 आ जाते हैं, यानी इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। ये बात आप जानते हैं। स्कॉटलैंड वाला राज्य जो काफी बड़ा था, यानी स्कॉटिश यानी कि आयरिश लोगों का ये पूरा राज्य था, इन्होंने ये पूरा हथिया लिया। अब देखिए हथियाने में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इंग्लैंड जो है यानी जो अंग्रेज लोग हैं जिन्हें हम इंग्लैंड यानी अंग्रेज जिन्हें हम कहते हैं, इनकी सांस्कृतिक पहचान कुछ अलग थी, स्कॉट वासियों की पहचान कुछ अलग थी। ऊपर से आपने ये सुना होगा कि आपने प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के बारे में आपने सुना होगा कि प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के आधार पर जो बटा हुआ समाज था, यानी अगर हम देखें इनकी पहचान भी देखें, सांस्कृतिक पहचान देखें, तो इनका जो संस्कृति है यानी कि जो है ईसाइयत में जो संस्कृति है इनकी, वो 2 भागों में बटी हुई है। कौन कौन से 2 भागों में बटी हुई है? एक तो प्रोटेस्टेंट है, ठीक है, और दूसरी है कैथोलिक, यानी आपने नाम लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, कैथोलिक, और दूसरी है प्रोटेस्टेंट। ठीक है, यानी कि जो दूसरी वाली जो संस्कृति है जो प्रोटेस्टेंट बोलते हैं या प्रोटेस्टेंट बोलते हैं, तो वो वाली दूसरी वाली है। अब ये कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट वाला चक्कर क्या है वो भी मैं बता दे रहा हूं कि भाई ये इन दोनों के बीच जो कैथोलिक प्रोटेस्टेंट वाला जो चक्कर है वो है क्या। ठीक है, वो बता दे रहा हूं। देखिए यहाँ पर जो कैथोलिक वाले हैं यानी कि स्कॉटिश वाले जो लोग हैं, स्कॉटिश वाले जो लोग हैं, ये स्कॉटलैंड वाले लोग हैं, वो कैथोलिक हैं, और ये जो है प्रोटेस्टेंट हैं। ठीक है, तो जो प्रोटेस्टेंट हैं, यानी कि नाम ये भी लिख दे रहा हूं प्रोटेस्टेंट, इनके बारे में अभी थोड़ा सा हम यहाँ पे बताएंगे। वैसे तो मैंने इसके बारे में अगर आपको देखना हो तो मैंने यहाँ पर इनके बारे में सतीश चंद्रा की बुक का पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर में शुरुआत के 3-4 मिनट में ही ये मैंने बता दिया इनके बारे में। तो यहाँ पे मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि पहले क्या था, जो आपका रोमन साम्राज्य था, रोमन साम्राज्य का पूर्वी भाग जिसे हम बैजेंटीनी, ठीक है, बैजेंटाइन या कुस्तुनतुनिया जिसका नाम पड़ा, ये वाला हिस्सा जिसे वर्तमान में इस्तांबुल कहा जाता है, तो यहाँ पर ये पूर्वी भाग था इसका। और पूर्वी भाग जो था, पूर्वी भाग पर क्या था, रोमन साम्राज्य की यहाँ पे तमाम परंपराएं भी जारी थी। तो रोमन साम्राज्य ने क्या किया था, जो इनका जो उस समय गढ़ था, यानी कर्मकांड वगैरह धार्मिक विश्वास का इनका जो गढ़ था, ठीक है, वो रोम में था, यानी कैथोलिक वगैरह का जो गढ़ था, कैथोलिक जो है मान्यताओं का जो गढ़ था वो रोम में था, और उनसे इनके मतभेद थे। यानी कि पूर्व में जो चर्च वाले जो थे, तो इनको यूनानी ऑर्थोडॉक्स कहा गया। पूर्व में जो इनका चर्च था यहाँ पर, इसको यूनानी ऑर्थोडॉक्स वाला चर्च कहा गया। और ये वाला जो चर्च था यानी कि जो, ठीक है, और ये यानी कि ये वाला चर्च है यहाँ पर, यानी कि इसे चर्च को क्या कहा गया है, इसे यूनानी ऑर्थोडॉक्स कहा गया है। यानी कि जो इनके कुस्तुनतुनिया में चर्च था इनका पूर्व वाला यूनान का, इसे यूनानी ऑर्थोडॉक्स चर्च कहा गया है, और इसकी मान्यताएं कुछ अलग थी। ठीक है, और इसी की वजह से जो ऑर्थोडॉक्स वाला जो है समुदाय है वो फिर बाद बाकी जगहों पर फैला है। ठीक है, और पश्चिम में क्या था, पश्चिम में कैथोलिक चर्च था, यानी पश्चिम वाला जो रीजन है यहाँ पर कैथोलिक चर्च का प्रभाव था, और ये वाला जो है कह सकते हैं हम प्रोटेस्टेंट के प्रभाव में था। और यहीं से जो है मान्यताएं फैली हैं, और यही मान्यताएं इन लोगों को भी बांट दिया है प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक में। इनके बारे में जिक्र आ गया है, तो जिक्र मैंने बता दिया, लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ऑलरेडी आप लिख चुके हैं। मध्यकालीन भारत का इतिहास में आप लिख चुके हैं, यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, केवल आया है जिक्र, तो मैंने यहाँ पर उसका जिक्र आपको कर दिया है ताकि आगे आपके माइंड में क्लियर हो जाए कि प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक हैं क्या। ये एक मतलब एक धार्मिक, जैसे हमारे यहाँ होते नहीं है ईश्वरवादी, ठीक है, या फिर ऐसे भी होते हैं कि भाई ईश्वर को न मानने वाले व्यक्ति भी होते हैं, तो वही यहां पर सिस्टम है। आगे बढ़ते हैं यहां पर। अब देखिए यहां पर, सॉरी, यहां पर अब आप अगली हेडिंग लिखेंगे। यहां पर आपने 3rd हेडिंग तो लिख ली होगी, इसी में लिखेंगे, इससे इंग्लैंड व्यवहार में क्या है, स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व जमा पाया है। अब देखिए यहां पर बेशक स्कॉटलैंड के साथ संधि हो गई है यूनाइटेड यानी एक्ट ऑफ यूनियन के जरिए, लेकिन संसद में जो प्रभाव रहा है वो आंग्ल सदस्यों का रहा है, यानी अंग्रेजों का प्रभाव ज्यादा रहा है यहाँ की। ये आपने नोट कर लिया होगा, 3rd का 2nd सब पॉइंट। अब देखिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपनी खास ब्रिटेन की पहचान के लिए, ब्रितानी पहचान को आगे बढ़ाने के लिए, इन्होंने यानी एक ब्रितानी पहचान के लिए इन्होंने क्या किया है, स्कॉटलैंड की खास संस्कृति और राजनीतिक संस्थाओं को इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से दबाना स्टार्ट कर दिया। यानी अंग्रेज हैं या आंग्ल हैं, उन्होंने ब्रिटेन जो स्कॉटलैंड की संस्कृति है या पहचान है उसको योजनाबद्ध तरीके से दबाना स्टार्ट कर दिया, उनकी संस्थानों को उनको दबाना स्टार्ट कर दिया है। जो स्कॉटिश थे यानी स्कॉटिश वाले लोग हैं, स्कॉटिश हाईलैंड्स इसलिए कहा गया क्योंकि ऊपर पड़ रहा है, यानी इंग्लैंड की तुलना में इंग्लैंड नीचे है, स्कॉटलैंड ऊपर वाला पड़ रहा है रीजन। तो स्कॉटिश हाईलैंड यानी उच्च भूमियां, हाईलैंड्स का मतलब यहाँ पे उच्च भूमियां हैं। तो यहाँ पर आप अगला पॉइंट यानी कि इसमें अगला सब पॉइंट आएगा कि स्कॉटिश हाईलैंड्स के निवासी यानी स्कॉटिश हाईलैंड के कैथोलिक निवासियों
यहाँ लिखेंगे आप, स्कॉटिश हाईलैंड के कैथोलिक निवासियों को जबरदस्त दमन का सामना करना पड़ा था। स्कॉटिश हाईलैंड्स के कैथोलिक निवासियों को जबरदस्त दमन का सामना करना पड़ा। हाईलैंड्स को हिंदी में लिख लेना उच्च भूमियां, ठीक है, क्योंकि स्कॉटलैंड जो है ऊंचाई की तरफ पड़ रहा है, ऊपर पड़ रहा है, इसलिए इन्हें उच्च भूमियां कहा गया है। कंफ्यूज मत हो जाना कि भाई हाईलैंड्स कहां से आ गया शब्द। हाईलैंड सर ने नया शब्द बता दिया। हाईलैंड्स का मतलब है ऊंची भूमियां, उच्च भूमियां, ऊपर की तरफ जो भूमियां होती हैं उन्हें उच्च भूमि कहते हैं, हाईलैंड्स कहते हैं। हाईलैंड्स या हाईलैंड आपने सुना होगा, वही वर्ड है। तो हाईलैंड्स इन्हें कहा गया है। इन उच्च भूमियां हम हिंदी में पढ़ते हैं, ठीक है, तो वही है यहाँ पे। तो यहाँ पर अब आप लिखते चलिए, यहाँ पर आपने नोट कर लिया होगा इनके बारे में, यानी कि जबरदस्त तरीके से हुआ। इसके बाद क्या हुआ है, स्कॉटिश हाईलैंड्स के लोगों को अपनी गैलिक भाषा थी इनकी बोलने की मनाही थी। इसके अलावा राष्ट्रीय पोशाक पहनने की मनाही थी। तो आप समझ सकते हैं कैसे करके यहाँ पे स्कॉटलैंड की जो भावनाएं हैं उनको दबाया है इन्होंने, ठीक है। अब यहाँ पे स्कॉटलैंड वाला हिस्सा तो इन्हें मिल ही गया, द ग्रेट ब्रिटेन बना ही लिया। अब यहाँ पर इनके बगल में पड़ोसी देश था आयरलैंड। आयरलैंड के साथ इनका जो है इनका फिर भी मतभेद हुआ। आयरलैंड एक देश था स्वतंत्र, लेकिन फिर भी आयरलैंड से इनके संबंध बेहतर नहीं थे, मधुर नहीं थे, और एंड में यही हुआ है, आयरलैंड का भी कुछ हिस्सा इन्होंने हत्या लिया है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट नोट करेंगे, चौथा पॉइंट, कि आयरलैंड देश कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धार्मिक गुटों में गहराई से बटा हुआ था, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही निवासी थे, कैथोलिक भी थे और प्रोटेस्टेंट भी थे। तो अंग्रेजों ने क्या किया था, जो प्रोटेस्टेंट थे, यानी क्योंकि अंग्रेज जो है प्रोटेस्टेंट है मोस्टली, तो अंग्रेजों ने आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट मानने वालों को बहुसंख्यक कैथोलिक देश पर प्रभुत्व बढ़ाने में सहायता की। यानी कि अंग्रेजों ने कोशिश ये की कि प्रोटेस्टेंट वाले जो समुदाय हैं यानी कि वो जो समुदाय हैं वो समुदाय कैथोलिक पर हावी हो जाएं। जैसे आपने शिया सुन्नी सुना है मुस्लिमों में, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर ऐसे करके आप देखेंगे कैसे करके इन्होंने जो बढ़ावा दिया है वहाँ के प्रोटेस्टेंट लोगों को। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर एक नेता भी थे, वोल्फ टॉन, ठीक है, और इनकी यूनाइटेड आयरिशमैन करके आर्मी वगैरह इन्होंने इनकी दी, लेकिन वो आर्मी लड़ नहीं पाई है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसमें सब पॉइंट नोट करेंगे कि सेकंड सब पॉइंट कि वोल्फ टॉन और उनकी यूनाइटेड आयरिशमैन 1798 की अगुवाई में हुए असफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को यहां पर जो है आयरलैंड को क्या हुआ है, यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया है। यानी वोल्फ टॉन की अध्यक्षता में क्या हुआ कि एक आयरिश आर्मी थी, वो लड़ नहीं पाई इनसे, फिर आयरलैंड को इसमें शामिल कर लिया गया है यूनाइटेड किंगडम में। यानी इसे फिर इन सबको मिला के यूनाइटेड किंगडम का नाम दिया गया है। यानी ग्रेट ब्रिटेन में 3 आ जाते हैं, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, और फिर आयरलैंड को और मिला दिया गया। तो इसको क्या बन गया है यहाँ पर, ये यूके बन गया, यानी जिसे हम यूनाइटेड किंगडम कहते हैं सम्मिलित रूप से, ठीक है। तो बाद में यहाँ पे विद्रोह वगैरह हुआ है, ऐसे करके केवल उत्तरी वाला हिस्सा इनके अधीन रहा है और दक्षिणी वाला हिस्सा जो स्वतंत्र रूप से एक राष्ट्र बन गया है वो बात की बात है। लेकिन यहाँ पर फिर क्या हुआ है वो भी आप नोट कर लेते हैं। यहाँ पर अगला पॉइंट यहाँ पर नोट करेंगे, 5वां पॉइंट, यहाँ पर एक नए ब्रितानी राष्ट्र का निर्माण किया गया, जिस पर हावी आंग्ल संस्कृत का प्रचार किया गया, यानी आंग्ल संस्कृत को यहाँ पे प्रचारित किया गया। इसके अलावा यहाँ पर नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों में क्या था, ब्रितानी झंडा था, यानी यूनियन जैक यहाँ पर था। राष्ट्रीय गान में गॉड सेव अवर नोबल किंग, इन सबको बढ़ावा दिया गया। और पुराने राष्ट्र थे, यानी पुराने राष्ट्र जो भी वेल्स थे, स्कॉटलैंड थे, आयरलैंड थे, ये मातहत सहयोगी के रूप में ही रह गए। मातहत का मतलब क्या हो, सबॉर्डिनेट, अधीनस्थ, जैसे आपने सुनते हैं अधीनस्थ, यानी हमें नीचे सपोर्ट करने वाला कोई व्यक्ति है, तो अधीन केवल सपोर्टर रह गए, इनके अधीनस्थ बन के रह गए, इनके अधीन रह गए, ये कुछ कर नहीं पाए देश अपने आप में। यानी हावी कौन हो गए, अंग्रेज हो गए हावी इन सब पे, ठीक है। तो ये तो यानी कि आप देखेंगे द ग्रेट ब्रिटेन या फिर बाद में यूनाइटेड किंगडम कैसे बना है, तो वो आपके सामने एक कहानी है, ऐसे करके ये यूनाइटेड किंगडम बना है। तो आप देखेंगे जिसे हम आदर्श ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, वास्तव में आदर्श वह भी नहीं है। यहाँ पर भी जो खूब रक्तपात हुआ है, खूब यहाँ पर जो तलवारें चली हैं, मारकाट हुई है, ठीक है, तो वो आप यहां पर देख पाएंगे। तो ये तो आप इंग्लैंड की कहानी आपने पढ़ ली। अब आगे बढ़ते हैं, अगली हेडिंग आपकी आती है राष्ट्र की दृश्य कल्पना। देखिए यहां पर ये हेडिंग जो है ना, ये हेडिंग बिल्कुल भारतीय जो आपका क्रांतिकारी जो हुआ था, मूवमेंट हुआ था, बिल्कुल यहां पर भी वही सेम कंडीशन थी। कैसे थी, जैसे आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ भारत माता की जो तस्वीर गढ़ी गई है बंगाल के कलाकारों ने, वो भारत माता की तस्वीर पहले नहीं थी, पहले कहीं जिक्र नहीं मिलता है, वो केवल बंगाल से स्टार्ट हुई है भारत माता, ठीक है, कि हमने देश को माता माना है, भारत माता, ठीक है। भारत माता की तस्वीरों को लेकर यहाँ पे जगह जगह रखकर जो है आंदोलन चलाए गए हैं, वो आपने पढ़ा भी होगा इतिहास में। तो राष्ट्र की दृश्य कल्पना में हमने यही किया, हमने अमूर्त विचारों को अपना एक जो है नारी का रूप दे दिया है। हमारे जो भी अमूर्त विचार थे, यानी कि जिन्हें मूर्त रूप में साकार करना सक्षम नहीं था, उन्हें एक नारी के रूप में हमने प्रस्तुत कर दिया है। तो यहाँ पर
शुरुआत में दिक्कत आई कि भाई राष्ट्र को कैसे पेश करें, भाई यार कोई यानी कि कोई व्यक्ति हो उसका तो तस्वीर हम बना सकते हैं, लेकिन राष्ट्र को कैसे पेश करें। तो राष्ट्र को पेश करने का तरीका यही था कि उन्होंने एक अपना अमूर्त विचारों को यहाँ पे अभिव्यक्त करने के रूप में नारी को चुना है। और ये नारी कोई वास्तविक में नहीं थी, यानी वास्तविकता में कोई नारी नहीं थी, हमने मान लिया कि भाई ये हमारी देवी के रूप में हमारे देश की रक्षा कर रही हैं या फिर ये हमारी देवी हैं। तो वही यहाँ पर भी किया है। जैसे हमने भारत माता को मान लिया, भारत माता हमारी जो है कोई पहले नहीं थी। अगर आप पहले देखेंगे कहीं शास्त्रों में धर्मों में आपको कहीं जिक्र नहीं मिलेगा, ठीक है। भारत माता का उदय जो हुआ है, भारत माता का, देखिए यहाँ पर आप बुरा मानने वाली बात नहीं है। अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे तो ये आपकी क्रांतिकारी जो गतिविधियां हुई हैं उसी दौरान बंगाल में ये भारत माता की कल्पना हुई थी, ठीक है। तो वहां से भारत माता जो है इनका चित्र बनाए जाने लगे हैं। अगर आप देखेंगे चित्र, और ऐसे करके भारत माता वाली जो अवधारणा है ये निकल के आई है। यानी ठीक ये कल्पना जो है यहीं से कॉपी की गई है। यानी आप देखेंगे ये जो चीजें यहाँ घटित हुई हैं वही चीजें फिर बाद में भारत में घटित हुई हैं। तो यहाँ पर आप नोट करेंगे पहला पॉइंट कि 18वीं और 19वीं सदी में कलाकारों ने राष्ट्र का मानवीकरण करके, यानी क्या किया है, इनका मानवीकरण करके, मानवीकरण का मतलब मानव रूप देके, यानी राष्ट्र क्या है, राष्ट्र को एक जीवंत या मानवीय रूप में दिखाने की कोशिश की है। तो 18वीं और 19वीं सदी कलाकारों ने राष्ट्र का मानवीकरण करके राष्ट्रों को नारी भेष में प्रस्तुत किया। राष्ट्रों को किस में पेश किया है, नारी भेष में, यानी हर राष्ट्र को नारी के भेष में पेश किया है। यानी आप ये जो अपने भारत माता का प्रचलन देखेंगे, भारत माता का वाला प्रचलन इसी से कॉपी है। तो आपने यहां पर लिख लिया होगा। अब यहां पर सब पॉइंट लिख लेना। उन्होंने जिस नारी रूप को चुना वह असल जीवन में कोई खास महिला नहीं थी। यह क्या थी, यह राष्ट्र का अमूर्त विचार, यानी कि जो अमूर्त का मतलब ये हुआ है जो मूर्त रूप में नहीं है, यानी कि जिसको हम टच नहीं कर सकते, अमूर्त केवल ब्रेन में है। तो अमूर्त विचारों को कल्पना देने के लिए ये ठोस रूप प्रदान किया था नारी का हमने। और विभिन्न प्रकार के सिंबल जो हमारी आजादी के प्रतीक थे वो इस नारी के साथ हमने जोड़ दिए थे। जैसे आप देखते होंगे भारत माता के में हाथ में झंडा, भारत का जो झंडा है वो हाथ में थामे हुए दिखाया गया है। तो क्या है, झंडा हमारी एक आज़ादी का प्रतीक माना जाता है, ठीक है, देश की प्रगति का प्रतीक माना जाता है। तो वो विचार वहीं से निकल के आए हैं, ठीक है। तो वो यही यहाँ पर हुआ है कि यहाँ पर अमूर्त इनके जो विचार थे, जो क्रांति से संबंधित इनके इनके जो प्रतीक चिन्ह थे, वो सारे प्रतीक चिन्ह उन्होंने जो है उस लेडीज को सौंप दिए हैं, यानी उस लेडी के ऊपर गढ़ दिए हैं। तो आपने ये पहले का सब पॉइंट नोट कर लिया होगा। ऐसे ही फ्रांसीसी क्रांति के दौरान आपको देखने को मिलेगा, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान भी यही हुआ था। तो वहां पर उन्होंने अपने विचार जो थे स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग किया। रूपक क्या होता है, रूपक के बारे में साफ साफ यहां पे लिखा हुआ है, जब किसी अमूर्त विचार जैसे लालच, ईर्ष्या, स्वतंत्रता या किसी व्यक्ति या किसी चीज के लिए इंगित किए जाते हैं तो उन्हें रूपात्मक बोला जाता है, प्रतीकात्मक बोला जाता है। रूपक का मतलब है प्रतीकात्मक, ठीक है। यानी कि रूप, हमने किसी का रूप दे दिया। जैसे आप देखते होंगे ईश्वर को हमने देखा नहीं है, लेकिन हमने उसका रूप दे दिया है कि भाई ऐसा ईश्वर होगा, इतना बलवान होगा, ऐसा शरीर होगा, रूप दे दिया है उसे। यानी कि हमने, जैसे हम कहते हैं हमने बजरंगबली को नहीं देखा, लेकिन हमने कल्पना कर ली है कि भाई ये इस प्रकार रहे होंगे, ठीक है। तो हमने वो अपनी एक कल्पना करके वो इमेज या फिर मूर्तियां हैं वो गढ़ दी हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पर हमने रूप यहाँ पर गढ़े हैं, यानी रूप बनाए हैं। गढ़ने का अभिप्राय यहाँ पर रूप अपने दिमाग से अकॉर्डिंग हमने बना लिए हैं, छवि बना ली है अपनी, ठीक है। तो ये आपने सेकंड पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। इसके अलावा स्वतंत्रता का प्रतीक यहाँ पे लाल टोपी आपने सुनी होगी, टूटी जंजीर है। और इंसाफ यहाँ पर देखा जाए, इंसाफ का आज भी आप देखते हैं जुडिशरी में, यानी कि वही महिला जो हाथ में तराजू लिए हुए है, जिसकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है, तो वो तराजू लिए हुई महिला जो है इंसाफ का प्रतीक के रूप में यहाँ से निकल के आई है। आज लगभग सभी देशों के जहाँ न्यायपालिका स्थित है उस महिला की मूर्ति लगी मिलती है, ठीक है, जिसकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है और एक हाथ में तराजू पकड़े हुए है। आंखों में पट्टी बांधने का रीजन ये है कि भाई इनका मानना ये था उस समय कि जो न्याय करने वाला व्यक्ति है वो किसी का पक्ष नहीं लेगा, क्योंकि आंखें खुली होंगी अगर न्यायमूर्ति की या फिर महिला की आंखें खुली होंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वो किसी न किसी पक्ष पर अपनी राय देगी नहीं। तो यहाँ पर राय क्या है, राय दलीलों पर होती है, यानी जो दलीलें जिसके फेवर में आ जाएंगी वही व्यक्ति यहाँ विजेता हो जाएगा। कहने का मतलब साफ साफ ये है, ठीक है। यानी जो भी दलील यानी जो तथ्य जो हैं जिसके फेवर में आ जाएंगे, चाहे अपोजिशन के या फिर जो पीड़ित परिवार के फेवर में आ जाएंगे, तो उसी के फेवर हित में यहाँ पे डिसीजन दे दिया जाएगा। इसलिए इसे जो है ब्लाइंड रूप में दिखाया जाता है, क्योंकि जज यहाँ पर अपना जो है लॉजिक नहीं लगा सकता है। चाहे जज बेशक ये जानता हो कि सामने वाला व्यक्ति जो है ये निर्दोष है, ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए जो तथ्य पेश किए गए हैं वो उसे दोषी ठहरा रहे हैं तो जज वहां पर उसे अपना डिसीजन देना पड़ेगा दोषी के लिए ही, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए। तो यहां पर आपने ये तो नोट कर लिया है। अब यहां पर ऐसे ही करके फ्रांस में इस महिला को, जैसे हमने अपने यहाँ भारत माता नाम दिया है, फ्रांस में इसे ईसाई नाम दिया है। इस महिला को जो नाम बनाई गई है महिला फ्रांस में, इसे मारियम नाम दिया गया है। तो थर्ड पॉइंट आप नोट करेंगे यहां पर
यहां पर लिखेंगे कि फ्रांस में नारी रूपक को ईसाई लोकप्रिय ईसाई नाम मारियान दिया गया, जिसने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया। जन राष्ट्र यानी लोगों का राष्ट्र है ये, ठीक है। तो इस विचार को रेखांकित किया, तो इसे मारियान नाम दिया है इन्होंने, यानी हमारे यहाँ भारत माता नाम दिया गया है, यहाँ पर इन्होंने इस जो महिला है इसे मारियान नाम दिया है। तो इनके चिन्ह क्या थे इस मारियान के? इसके चिन्ह थे स्वतंत्रता और गणतंत्र के चिन्ह जो थे लाल टोपी और तिरंगा और कलगी, ठीक है। यानी कलगी का मतलब शिखर होता है, चोटी होती है, तो वो इसके चिन्ह बनाए थे। फ्रांसीसी क्रांति वाली जो मारियान है इसका चित्र नहीं है यहाँ पर, इसमें चित्र नहीं दिखाया है मारियान का, ठीक है। ये मारियान का देखिए ये दिखाया गया चित्र, मारियान का ये चित्र है यहाँ पर, ठीक है, देख पा रहे हैं आप। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब ऐसी प्रकार से जर्मनी ने भी अपना जो है जर्मेनिया बनाई है। चौथा पॉइंट नोट करेंगे, जर्मेनिया स्त्री का ही नाम है, यानी स्त्री जो इन्होंने रचना की है स्त्री की अपने राष्ट्र के लिए। जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई, जैसे भारत माता हमारी भारत की मानी जाती है, वैसे जर्मेनिया जर्मन का। और आंखों यानी चाक्षुष का मतलब है आंखों की अभिव्यक्ति में अगर देखें तो जर्मेनिया क्या है, बलूत वृक्ष की पत्तियों का मुकुट पहने हुए हैं, क्योंकि जर्मन जो है वो बलूत को वीरता का प्रतीक मानते हैं। यानी ये जर्मेनिया जो है, जर्मेनिया को देखेंगे, जर्मेनिया के सिर पर जो आप मुकुट टाइप देख रहे हैं ये बलूत वृक्ष की पत्तियों का मुकुट है, ठीक है। इनके एक हाथ में झंडा देख रहे होंगे, यहाँ पर राष्ट्र प्रतीक देख रहे होंगे, इनके यहाँ पे चेस्ट पर आप देख रहे होंगे ये वाला, हाथ में तलवार और यहाँ पर जो डालियां हैं, ठीक है। तो ये डालियां जो है शांति का प्रतीक मानी गई हैं, यानी ये जो है शांति का प्रतीक माना गया है। तलवार रखने का रीजन ये माना गया है कि हम हमेशा जो है तैयार हैं, युद्ध के मुकाबले के लिए तैयार हैं। तो आप यहाँ पर ये तो आपने फ्रांस के जर्मनी के बारे में लिख लिया, तो प्रतीक कौन कौन से हैं और कौन कौन से प्रतीकों का यूज हुआ है वो आप लिख लीजिए। प्रतीकों के गुण और अर्थ, टूटी बेड़ियां, आज़ादी मिलना, बाज छाप कवच, यानी बाज छाप कवच जो कवच आपने देखा है जर्मेनिया पर वो यही है, बाज छाप कवच, यानी जर्मन साम्राज्य की प्रतीक शक्ति का रूप देखा जाता है, ठीक है, जर्मन साम्राज्य की प्रतीक शक्ति। बलूत पत्तियों का मुकुट जो पहने है महिला वो बहादुरी का प्रतीक है। तलवार का मतलब है मुकाबले की तैयारी है, तलवार पर लिपटी जैतून की डालियां हैं, ये शांति की चाह है। काला, लाल और सुनहरा तिरंगा, ये 1848 में उदारवादियों का राष्ट्रीय झंडा था, लेकिन बाद में चेंज हो गया है ये। उगते सूर्य की किरणें जो है एक नए युग का सूत्रपात हैं। तो ऐसे करके आपने ये देख लिया कि किस तरह से लोगों ने राष्ट्र को एक दृश्य परिकल्पना दी है या एक मानवीकरण रूप प्रेस करने की कोशिश की है, और वो मानवीकरण रूप आप आज भी वर्तमान में भी देख रहे हैं। तो हमें हमारे अतीत से बहुत सी चीज़ें मिली हैं। अब देखिए आपको ये सब चीज़ें पता नहीं होंगी कि हम भारत माता कहाँ से आई, कैसे आई। अब आपको समझ में आने लगा होगा कि भाई ये चीज़ें यहाँ से आई हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज़ या कोई क्रांति होती है उसके पीछे का कोई रीजन होता है, ये जर्मेनिया ही दिखाई गई है, जर्मेनिया को। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए राष्ट्रवाद तो देशों में हो गया, लेकिन राष्ट्रवाद होने के बाद फिर क्या होता है आप जानते हैं, राष्ट्र तो बन गए। अब यहाँ पर राष्ट्रवाद से वो राष्ट्रवाद जो थे वो अब साम्राज्यवाद में बदलने लगे। साम्राज्य का मतलब स्वतंत्र राष्ट्र बन गए जो अब वो कोशिश करने लगे कि हम अपने अड़ोस पड़ोस के जो राष्ट्र हैं उन्हें हथियाकर अपने अधीन कर लें। यहाँ मतलब वही फिर वर्चस्व वाली जंग फिर से स्टार्ट हो गई, साम्राज्यवादी जंग फिर से स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि भाई 19वीं सदी की अंतिम चौथाई तक राष्ट्रवाद का वो आदर्शवादी या उदारवादी जनतांत्रिक स्वभाव नहीं रहा था जो शुरुआत में था। सदी के प्रथम भाग में जो स्वभाव था उदारवादी वाला स्वरूप राष्ट्रवाद का, वो स्वरूप नहीं था। अब तो केवल साम्राज्यवाद वाला था, यानी औद्योगिक नीतियों की वजह से, औद्योगिकरण की वजह से लोग ये चाह रहे थे जिन जिन प्रदेशों में ज़्यादा संसाधन है उनको हम हथिया लें ताकि हमारा औद्योगिक विकास हो सके। तो अब यहाँ पर वो आदर्शवादी उदारवादी जनतांत्रिक स्वभाव नहीं रहा है, अब क्या रहा है, साम्राज्यवादी वाली नींद आ गई है लोगों के मन में। तो प्रमुख यूरोपीय जो शक्तियां हैं इन्होंने अभी क्या किया है, अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधीन लोगों की राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का इस्तेमाल किया है। यानी इन्होंने क्या है, इनके अधीन जो लोग थे उनकी राष्ट्रवादी आकांक्षाएं हैं उनका इस्तेमाल किया है। सबसे ज्यादा यहाँ पर बाद में कहाँ पर स्टार्ट हुआ है, तनाव कहाँ स्टार्ट हुआ है, जहाँ पर सभी ने अपना अपना हाथ या अपना हाथ आजमाने की कोशिश की है, वो तनाव स्टार्ट हुआ है बाल्कन वाले क्षेत्र में। यानी जो बाल्कन वाला क्षेत्र, यानी कि ये वही क्षेत्र है जो कभी आप देखेंगे जो है, यानी कि यहाँ पर ऑटोमन साम्राज्य के अधीन वाला क्षेत्र है। ये कहाँ गया इमेज, अभी इमेज था यहाँ पर, देखिए यहीं पर था। ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ पर इसे साफ कर दे रहा हूँ, यहाँ पर अच्छे से आप देख पाएंगे। यानी कि ये जो रीजन है आप देख पा रहे हैं, ये बाल्कन रीजन बोला जाता है। यानी इस रीजन को यहाँ पर ये बाल्कन वाला रीजन बोला जाता है।
अब चूंकि हर जगह क्रांति हुई तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे स्टार्टिंग कर दी थी, यूनान ने कर दी थी स्टार्टिंग सबसे पहले, तो यहाँ पर और भी जो छोटे छोटे इलाके थे वो भी अब स्वतंत्रता अपनी मांगने लगे, वो भी देखने लगे कि नहीं, हम अपनी पुरानी जो हमारी गौरवमयी या गरिमामयी संस्कृति है, पुराने समय में इनके अधीन नहीं थे, वो ये सोचने लगे। और ऐसे करके जनतांत्रिक भावना यहाँ पर भी अपने पांव पसारने लगी, और ऐसे करके ऊपर से ऑटोमन साम्राज्य धीरे धीरे करके समय के साथ साथ कमजोर पड़ने लगा। तो यहाँ पर ये जो बाल्कन देश से आज़ाद हो गए। अब आज़ाद होने के उपरांत भी यहाँ देश एक दूसरे के हितैषी नहीं थे, यानी जैसे यूनान, रोमानिया, बुल्गारिया एक दूसरे के हितैषी नहीं थे, ये एक दूसरे के कट्टर विरोधी थे। ये चाहते थे कि हम इसके पे कब्जा कर लें, हम इसके पे कब्जा कर लें। तब तक फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन और रूस जैसी शक्तियां काफी बड़ी हो चुकी थी। अब इन्होंने अपना हाथ यहाँ पे साफ करना चाहा, इन्होंने कहा नहीं, इनका झगड़ा है, इनके झगड़े में हम भी घुस पड़ते हैं, हो सकता है कुछ चीज़ हमारे अंडर में भी आ जाए। आप देखते नहीं है कि भाई बंदरमाट का मतलब यही होता है, बिल्लियों की लड़ाई में बंदरमाट का मतलब क्या है कि भाई लड़ाई किसी और की है, कोई और आके वहां पर वो पूरा माल बटोर ले जाता है। तो वही स्थिति यहाँ पर बनी, यहाँ पर लड़ाई इनकी चल रही थी, यानी कि ये देश आजाद हो गया ऑटोमन साम्राज्य से, अपना अपना राज्य विस्तार करने की कोशिश कर रहे थे। इनकी वर्चस्व की लड़ाई में क्या है, अन्य जो बड़े बड़े देश थे वो आके कूद पड़े, और ऐसे करके यहाँ पर स्थिति फिर से विस्फोटक हो गई। विस्फोटक होने का रीजन ये हुआ कि आपका प्रथम विश्व युद्ध आप देखेंगे, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है वो इसी वजह से घटित हुआ है। फर्स्ट वर्ल्ड वार केवल यही जो साम्राज्यवाद वाली नीतियां हैं इसी वजह से घटित हुआ, और एंड में आकर सभी देशों को पीछे फिर हटना पड़ा है, वर्ल्ड वार जब खत्म हुआ है, और फिर ऐसे करके स्वतंत्र यहाँ पर राष्ट्र राज्य स्थापित हुए हैं। ये इसके पीछे की कुछ कहानी है, जिसका जिक्र मैंने यहाँ पर कर दिया है। तो अब थोड़ा नोट डाउन कर लेते हैं। देखिए, मैं जो कहानी शुरुआत में बता देता हूँ, आई होप आपके माइंड में वो इमेज क्लियर हो जाती होगी, फिर आपको जो सेंटेंस लिखवाते हैं उनमें दिक्कत भी नहीं होती होगी। तो यहाँ पर ये बाल्कन क्षेत्र से ही हम लिखते हैं। 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी का जो तनाव बना वो बाल्कन क्षेत्र में था। बाल्कन क्षेत्र मैंने दिखा दिया है। रीजन ये था कि यह क्षेत्र भौगोलिक और जाति भिन्नता यहाँ पर थी, यानी इस क्षेत्र में भौगोलिक और जाति भिन्नता थी सबसे बड़ी, ये आपने नोट कर लिया होगा। इसमें अभी वर्तमान के जो देश हैं वो देश शामिल हैं। इसमें आधुनिक रोमानिया, यानी जो वर्तमान में भी आप देश देख रहे हैं, बुल्गारिया, अल्बानिया, यूनान, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, ये शामिल थे। यानी ये देश अभी जो बने हैं, आप आधुनिक रूप से देख रहे हैं देश, ये सब देश इसी क्षेत्र में आते हैं, बाल्कन वाले क्षेत्र में आते हैं। और इस क्षेत्र के जो निवासी हैं, इन्हें आमतौर पर यहाँ पर स्लाव पुकारा जाता था। इन पूरे यानी कि पूरे क्षेत्र के निवासियों को स्लाव कहा जाता था, स्लाव। ये आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहां पर आगे बढ़ने पर थर्ड पॉइंट आपका आएगा, बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा जो था वो ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था, जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया। और धीरे धीरे क्या था कि भाई यहां पर भी जो रोमानी विचार थे, रोमांटिक विचार थे, वो फैलने लगे। यानी रोमानी जो विचार फ्रांस वगैरह या जर्मनी वगैरह, इटली वगैरह में जो विचार पनपे थे, वही विचार इन देशों में ही पनपने लगे। यानी ये देश भी उस विचार से अछूते नहीं रहे। और धीरे धीरे क्या था कि यहाँ के लोग भी स्वतंत्रता की मांग करने लगे। तो यहां पर थर्ड का सब पॉइंट लिखेंगे, इसमें लिखेंगे इस क्षेत्र में रोमानी राष्ट्रवाद के फैलने से, इस क्षेत्र में रोमानी राष्ट्रवाद के फैलने से ऑटोमन के अधीन यानी यहां पर लिख लेना, ऑटोमन के अधीन यूरोपीय राष्ट्रीयताएं उसके चंगुल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगी। यानी इस क्षेत्र में रोमानी राष्ट्रवाद के फैलने से ऑटोमन के अधीन यूरोपीय राष्ट्रीयताएं उसके चंगुल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगी। देखिए, ऑटोमन राज्य इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं रह गया अपने एंड समय में, तो ऑब्वियस सी बात है ये देश आजाद हो गए। लेकिन आजाद होने के बाद जैसा कि मैंने बताया कि भाई एक दूसरे के भी ये दुश्मन थे, ये एक दूसरे के भी यानी कि ये सपोर्टर नहीं थे। तो वही स्थिति यहाँ पे देखने को मिलेगी। चौथा पॉइंट आप नोट करेंगे, यहां पर इन्होंने आजादी के लिए क्या इस्तेमाल किया है, अपनी पुरानी भावनाओं को, यानी अपना जमीर इन्होंने खोजा है कि भाई हमारे पूर्वज जो थे स्वतंत्र थे, हम गुलामी क्यों करें। तो चौथा पॉइंट आप लिखेंगे, बाल्कन लोगों ने इतिहास का इस्तेमाल यह साबित करने के लिए किया कि वे कभी स्वतंत्र थे, लेकिन तत्पश्चात विदेशी शक्तियों ने उन्हें अधीन कर लिया। यानी उन्होंने अपनी खोई हुई आजादी को अपने संघर्ष के रूप में देखा, यानी हमें अपनी खोई हुई आजादी, अपना खोया हुआ गौरव वापस कर लेना है। तो चौथा पॉइंट तक आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने पर क्या होता है, लेकिन यहां पर वही चीजें मैंने बताई कि बाल्कन क्षेत्र में जो देश थे, ये वाले स्वतंत्र देश जो बने हैं, ये एक दूसरे के हितैषी नहीं थे, एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे, ईर्ष्या करते थे। और ईर्ष्या करने की वजह से यहाँ पर वही स्थितियां हुई कि इन्हें बाहरी जो शक्तियां थी वो भी यहाँ पर घुस पड़ी हैं। तो यहाँ पर पांचवा पॉइंट नोट करेंगे कि बाल्कन राज्य एक दूसरे से भारी ईर्ष्या करते थे और हर एक राज्य अपने से ज्यादा इलाके हथियाने की उम्मीद रखता था। इसी में सब पॉइंट। अब यहां पर कुछ देशों की एंट्री हो जाती है। यहां पर
बाल्कन समस्या आगे बढ़ती जाती है तो कुछ शक्तियां जो है इनमें लाभ कमाने के उद्देश्य से आ जाती हैं, जैसे रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी की हर ताकत बाल्कन पर अन्य शक्तियों की जकड़ पकड़ को कमजोर करके क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी। यहाँ पर इनका जो है ईर्ष्या वाला माहौल था, इनका आपस में लड़ाई चलता था, तो ये लोग अपना कब्जा जमाना चाहते थे, क्योंकि इसमें क्षेत्र में रिसोर्स की दृष्टि से ये चाहते थे ये देश हमारे अधीन हो जाए। तो रूस, जर्मनी सब घुस पड़े अपना अपना कब्जा जमाने के लिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, इससे इस इलाके में फिर क्या होता है, कई युद्ध हुए हैं और ऐसे करके प्रथम विश्व युद्ध इसी वजह से हुआ है, यानी रूस, जर्मनी और ये सब इनकी टांग अड़ाने की वजह से प्रथम विश्व युद्ध भी हुआ है यहाँ पर। तो 5वें का सेकंड सब पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए 5वें का थर्ड सब पॉइंट बताया गया है यहाँ पर। अब यहाँ पर 5वें का थर्ड सब पॉइंट में क्या है कि धीरे धीरे युद्ध जो हुआ है, युद्ध में इन जो बाहरी शक्तियां जो हैं, यानी कि जो आपकी रूस हैं या फिर जर्मनी है या फिर इंग्लैंड वाली शक्तियों ने कब्जा तो कर लिया, औपनिवेश तो बना लिया इन देशों को अपना, यानी यहाँ पर औपनिवेशिक शासन तो स्थापित कर लिया, लेकिन फिर भी औपनिवेशिक शासन स्थापित होने के बाद यहाँ के जो निवासी थे वो उस औपनिवेशिक शासन से भी आज़ादी पाते थे, आज़ादी पाना चाहते थे। तो यहाँ पर वही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर 5वें का थर्ड सब पॉइंट है, यहाँ पर आप नोट करेंगे। यहाँ पर इस बीच विश्व के अनेक देशों ने, जिनका 19वीं सदी में यूरोपीय शक्तियों ने औपनिवेशीकरण किया था, साम्राज्यवादी प्रभुत्व का विरोध करने लगे। यानी कि यहाँ पर जो इन देशों पर जो साम्राज्यवादी जो देश थे, साम्राज्यवादी देशों ने अपना औपनिवेश स्थापित कर दिया, तो उनका फिर विरोध होने लगा है। इस बीच विश्व के अनेक देशों ने, जिनका 19वीं सदी में यूरोपीय शक्तियों ने औपनिवेशीकरण किया था, साम्राज्यवादी प्रभुत्व का विरोध करने लगे, क्योंकि यहाँ पर ये देश इनका आपसी झगड़ा था और ऊपर से रूस ने अपने कब्जे में ले लिया, इंग्लैंड में ले लिया, औपनिवेश स्थापित कर दिए। तो ऐसे करके ये लोग जो थे, इन लोगों को लगा कि भाई जैसे तैसे तो हमने ऑटोमन साम्राज्य से आज़ादी ली है, ऑटोमन साम्राज्य से आज़ादी ली, तब तक ये लोग आके घुस पड़े हैं, तो अब इनसे भी आज़ादी लेनी है हमें। तो फिर संघर्ष वो जारी रहा है, फिर ऐसे करके क्या होता है, हर तरफ आंदोलन हुए हैं। चौथा सब पॉइंट, हर तरफ जो साम्राज्य विरोधी आंदोलन विकसित हुए। इस अर्थ में वो राष्ट्रवादी थे कि वे सभी स्वतंत्र राष्ट्र राज्य का निर्माण करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सभी जो देश थे, जो आपके बाल्कन क्षेत्र वाले, लगभग सभी के कब्जे में आ गए थे, यानी सभी देश जो थे लगभग औपनिवेश बन गए थे, और वो औपनिवेश वाले देश, सभी देश अपनी अपनी स्वतंत्रता की मांग करने लगे हैं। और मांग जब करने लगे हैं इन देशों से, रूस से, ब्रिटेन से या फिर जर्मनी से, तो एंड में क्या हुआ है कि एंड में इन लोगों को हटना पड़ा है, बड़ी बड़ी शक्तियों को पीछे हटना पड़ा है। ठीक है, यानी आप लिख लेना सब पॉइंट। अंत में अगला सब पॉइंट, अंत में राष्ट्र राज्यों के गठन को स्वाभाविक और सार्वभौमिक मान लिया गया। जो अंत में सभी जो बड़ी बड़ी शक्तियां थी, इन्होंने मान लिया कि भाई अब हमें छोड़ते हैं देश, आपका देश हम यहाँ पे आजाद कर रहे हैं, औपनिवेश खत्म कर रहे हैं, और आप अपना अपना राष्ट्र राज्य बनाइए, जिसका खुद का संविधान हो, खुद का गणतंत्र हो। तो वो आपने लिख लिया है।